अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हो पेपर 1 की या पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, तो आप दिसंबर वाले बैच के अंदर आ सकते हो। कंप्लीट फ्रॉम द बेसिक्स हम लोग दिसंबर के अंदर तैयारी कर रहे हैं। आपके पास में मीन है, और मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एक्स का बार। आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसको हम लोग रो से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो आपको यहाँ पर निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको निकालना है, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। वैसे तो मैं आपके लिए अक्सर ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, बट याद रखना इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा बता रही हूँ। जो भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, आप उसको उसकी मीन वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। तो जैसे हम लोगों को गिवन था 9 डिवाइडेड बाय आपने किया 25, मल्टीप्लाई बाय आपने कर दिया 100। ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी कि ये कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 36% में आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट में नहीं पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना, सही है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे आता है, आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को उसकी मीन वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। देन आता है आपके पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। आप लोगों को इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस गिवन है, आपको सिग्मा ऑफ एक्स एंड सिग्मा ऑफ वाई भी गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको गिवन है और कोफिशिएंट वेरिएंस आपको गिवन है, दो डेटा सेट का। तो अब आपको यहाँ पर इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर जो है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हो, वो आप कैसे निकालोगे? जो भी आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस गिवन है, आप उनसे क्या कर दीजिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, और दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ वाई। तो इस तरीके से जो है वो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे पहले केस में 32 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, सीधा सीधा आपका ये निकल जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 2 लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को रमेश की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। कौन है रमेश? देखिए, रमेश जो है वो एक छोटा सा बच्चा है। वो जो बच्चा है वो अपने पिता के एग्रीकल्चरल फार्म पर 10 साल से काम कर रहा है, और ये जो 20 साल का 25 साल का लड़का है, ये 10 साल फार्म में काम करता है, मशीनरी चला लेता है। इसे पता है कि कैसे क्रॉप की पूरी यील्ड कैसे की जाती है, सारी चीज़ें इसको आती है। बट रमेश कभी स्कूल नहीं गया, कभी किसी कॉलेज में नहीं गया। तो क्या रमेश के पास जो स्किल्स है, जो नॉलेज सेट है, उसे कभी कोई रिकग्नाइजेशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा लगेगा क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया, कभी वो कॉलेज नहीं गया, उसके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, इस वजह से रमेश जो है उसे हम इलिटरेट बोल देंगे, अनपढ़ बोल देंगे। बट आपसे और मेरे से ज़्यादा मेहनत करके उसने इस फार्म पर काम करना सीखा, यहाँ की मशीनरी सीखी। कुल मिला के एग्रीकल्चरल लाइन के अंदर इतना स्किलफुल पर्सन रमेश बना। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार इस तरीके के स्किल को तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, किस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में अलाइन करते हुए इस तरीके की जो स्पेशल गिफ्टेड लर्निंग होती है, इसे भी हम क्रेडिट दे सकते हैं। और ना सिर्फ क्रेडिट दे सकते हैं, बट यहाँ से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो, और अपनी स्किल को रिकग्नाइजेशन दे सकते हो। क्रेडिट्स कैसे मिलते हैं, किस तरीके से रिकग्नाइजेशन मिलती है, उसके ऊपर आप लोगों से एग्जाम में बड़े सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे एक सवाल तो मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूँ। आप सभी लोगों से एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दैट अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, आपको ये बताना है क्रेडिट लेवल अर्न्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग अ बैचलर्स डिग्री, जो कि 3 साल की अंडर ग्रेड होती है, उतनी उसमें कितने क्रेडिट्स आपको मिलते हैं? 7, 5.5, 6.5 या 5? तो आप बोल दो कि 5.5। ये जो आंसर है, ये एक छोटे से टेबल से मैं आपको याद करवा सकती हूँ। ना सिर्फ ये, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके बन सकते हैं, जो इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब समझें तो ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये 2020 में आई हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में अलाइन करता है। जो भी बैरियर्स हैं फ्रेमवर्क के अंदर, या बेसिकली हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हमारी लर्निंग के अंदर जो भी बैरियर्स है, उसको रिमूव करना। ये जो आप लोगों का नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये पॉपुलेशन वाइज डिवाइडेड है, डेमोग्राफिकली डिवाइडेड है। देन अगर मैं बात करूं होलिस्टिक एजुकेशन और स्किल इंटीग्रेशन के ऊपर ये काम करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, हायर एजुकेशन ले लो या रिसर्च ले लो, सभी के अंदर इसका आपका सवाल बनता है। होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर ये बात करता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हो जाए, या फिर हम लोग बात करें एस्पिरेशनल एजुकेशन या स्किलिंग के ऊपर भी ये काम करता है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपका NCRF संभालता है। अब ये बनाया किसने या कौन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो
तो आपका यूजीसी हो गया, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो गया, देन आपका एनसीईआरटी हो गया, देन आप लोगों का डू सीएल हो गया, देन आपका डू एचई हो गया, एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसे बोलते हैं, एमएसडीई हो गया, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देन आपका सीबीएसई हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हो गया, एंड आपका डीजीटी हो गया। ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारों ने मिलकर डेवलप किया है आपका नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। किस किस ने डेवलप किया ये तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके 3 मेन वर्टिकल्स हैं। कौन कौन से? आपकी इनकी रैंकिंग पे भी सवाल आ ही जाते हैं, या बेसिकली इनके ऊपर हर बार सवाल आता है। एनएसक्यूएफ, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, आपका नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और स्कूलिंग के लिए भी अलग से आप लोगों का एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, जिसमें हर एक डिग्री के साथ में, हर एक क्लास के साथ में, हर एक स्किल के साथ में आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं, और वो क्रेडिट के बिहाफ पर जो है वो आप अपनी पूरी की कंप्लीट लर्निंग को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। सो बेसिकली इस तरीके से एसेसिबिलिटी जो होती है अक्रॉस एजुकेशनल लेवल वो आप लोगों की इंक्रीज होती है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मेंशन भी किया हुआ है, उसके अंदर आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। क्रेडिट सिस्टम की मदद से होता ये है कि आपके आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज और जो भी आप लोगों के नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी आप लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे इस सिस्टम को मानते हैं। तो आपको आगे एडमिशन्स लेने में, आगे उनमें पढ़ाई करने में, उनमें काम करने में आपको ये सारे क्रेडिट्स काम में आते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के ये जो सारी की सारी कमिटीज़ मैंने आपको बताई, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलके हमारे ये इस लेवल पर काम कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात होती है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंक्लूजन मिलता है। देन क्रिएटिविटी को ये एनकरेज करता है, और आपकी डाइवर्स और मेजर लर्निंग अप्रोचेस के ऊपर भी ये काम करता है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला कि गिफ्टेड लर्नर्स हो गए या आप लोगों की प्रोग्रेसिव लर्नर्स हो गए, उन सब के लिए भी एक्नॉलेजमेंट है, उन सब के लिए भी रिकग्नाइजेशन है, और हमारे रमेश जी को भी क्या मिल सकती है, फुल रिकग्नाइजेशन मिल सकती है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के अंदर अगर उसे कोई डिप्लोमा करना है तो उसके लिए भी उसको क्रेडिट स्कोर मिल सकता है, जिसकी वजह से बढ़िया तरीके से वो क्रेडिट को लेकर आगे जा सकता है। अब ये क्रेडिट का मैनेजमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले असाइनमेंट होते हैं क्रेडिट्स के, फिर उनका एक्यूमुलेशन होता है, फिर उनका स्टोरेज होता है सो दैट वो फ्यूचर पर्पस के लिए भी स्टोर किया जा सके, फिर आता है आपके ट्रांसफर्स होते हैं ये क्रेडिट, और उसके बाद में फाइनली जो है आप इन क्रेडिट्स को रिडीम कर सकते हो और सर्टिफिकेट्स के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम हमेशा बात करते हैं ना कि स्किल बेस्ड जमाना आ गया है, इस तरीके से अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं। जैसे कि अगर 1 साल की एजुकेशन लर्निंग की मैं बात करूं तो आप लोगों को मिलते हैं 1200 नेशनल लर्निंग आवर्स, ठीक है। इसी तरीके से इसके 40 क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं। एक क्रेडिट अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों की तो वो 30 आप लोगों की लर्निंग आवर्स के बराबर होता है। इस तरीके से अलग अलग आप लोगों के पास में यहाँ पर क्रेडिट्स होते हैं, कैसे अवॉर्ड किए जाते हैं, हर आर के अंदर कैसे काम होता है, आप इस पीडीएफ को अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। ये फ्लो चार्ट मैंने इसीलिए यहाँ पर बना के दिया है कि एक क्रेडिट या 1 साल जो है वो किसके बराबर है। 40 क्रेडिट पर ईयर आप लोगों को मिलते हैं। अगर क्रेडिट के कैलकुलेशन की हम लोग बात करें तो आप लोगों को 30 घंटे का एक क्रेडिट दिया जा रहा है, और ये वेरीड आपके आवर्स हैं, अलग अलग आवर्स के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। किस तरीके से हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से शिफ्ट हो सकते हैं स्किल बेस्ड के ऊपर, ना सिर्फ आप लोगों की क्लासरूम लर्निंग बट आप लोगों की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग जो है, उसे भी ये क्या करते हैं अपने क्रेडिट सिस्टम के अंदर क्यूमुलेट करते हैं। चाहे आपका स्कूल हो, हायर एजुकेशन हो, आपकी वोकेशनल एजुकेशन हो, स्किल एजुकेशन हो, सभी पैरामीटर्स के ऊपर आप लोगों को अलग अलग क्रेडिट्स दिए जाते हैं। ये टेबल आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल है, और मैं मान के चलती हूँ कि हर शिफ्ट में एटलीस्ट एक सवाल एनसीआरएफ का आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो आप इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को जैसे मैंने अभी दिखाया कि यूजी में कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही देखो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो डॉक्टरेट डिग्री यानी पीएचडी आप करते हो तो नेशनल स्किल आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है ये आप लोगों को 8 क्रेडिट देता है, 8.0 क्रेडिट है ना। 40 क्रेडिट्स पर ईयर आपको मिलते हैं, और टोटल आप लोग 320 अर्न करते हो क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पर। अगर आपका पीजी है 1 या 2 साल का, जैसे एमई हो गया, एमटेक हो गया, अगर इस तरीके से आपने किया हुआ है तो आप लोगों को 7.0 और 6.5 क्रेडिट्स मिलते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें तो 4 साल का अगर आपका यूजी है या फिर 3 साल का आपका यूजी है तो इस तरीके से आप लोगों के अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। अगर 4 साल का होता है विद ऑनर्स तो आप लोगों को 6.0 मिलता है, 3 साल का होता है तो 5.5 मिल सकता है, उसके अंदर भी अलग अलग है। 10th किए फिर 5 साल का आप लोगों ने जो है कोर्स किया है, 12th है फिर 3 साल का किया हुआ है। इसी तरीके से अगर यूजी सेकेंड ईयर में आप होते हो तो आपको 5.0 क्रेडिट मिलते हैं। ऐसे ही अगर आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर हो, आप सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो क्लास 11th और क्लास 12th के भी है 3.5 एंड 4.0 रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से आप सभी लोगों के सभी क्लासेस हैं फ्रॉम क्लास 1 जो कि फाउंडेशन में आती है,
देन आप लोगों की प्रिपरेटरी क्लास हो गई, जो कि क्लास 3, 4 और 5 को माना जाता है। मिडिल क्लास 6, 7, 8 को माना जाता है। सेकेंड ईयर क्लास 9 और 10 को माना जाता है। इन सब के अलग अलग क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कौन सी प्रिपरेटरी है, कौन सी फाउंडेशन है, कौन से मिडिल है और किस लेवल पर कितने क्रेडिट स्कोर आपको दिए जाते हैं। फ्रॉम योर क्लास फर्स्ट, ये आप लोगों को देख सकते हो कि आप लोगों का जो क्लास फर्स्ट है उसमें आपको 0.2 क्रेडिट से लेकर 8.0 क्रेडिट तक, व्हेन यू डू पीएचडी, ये सारे के सारे जो क्रेडिट्स हैं ये आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा इन सारे टॉपिक्स को। और दो इंपॉर्टेंट नोट्स है जो मैं देके जा रही हूँ आपको। टोटल क्रेडिट पॉइंट्स जो भी आपके स्कूल में या स्टूडेंट ने किसी भी तरीके से कॉलेज में स्किल बेस्ड कैसे भी अर्न किए हैं पर्टिकुलर ईयर के, वो आप लोगों को कैसे निकाल सकते हो कि आपका जो भी एनसीआरएफ लेवल है उस लेवल पर मल्टीप्लाई बाय उस लेवल पर उसने कितने क्रेडिट अर्न किए, दोनों को मल्टीप्लाई करके। और अगर मैं बात करूं आपका एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की, तो ये एक्सपेंड करता है इन क्रेडिट्स को सो दैट वो स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल, इन सब चीज़ों के ऊपर, इंटर्नशिप प्रोग्राम, प्रोजेक्ट प्रोग्राम के ऊपर आपको एडमिशन दिलाने में, सर्टिफिकेशन दिलाने में आपकी हेल्प करे। जैसे आप जॉब पे के लिए जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स मंगवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इनफॉर्मल फैलेसी को 10 मिनट में आज रिवाइज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के लिए। इनफॉर्मल फैलेसी, फैलेसी ये होती है मतलब किसी भी तरीके से मैम जब आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी प्रकार की त्रुटि जब हो जाती है तो उसे अपन फैलेसी कहते हैं। और आज इनफॉर्मल फैलेसी जो है वो आप लोग पढ़ने वाले हैं, 10 मिनट के अंदर अपन रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस है वो क्या है। जैसे अभी इस वक्त जो मैंने कपड़े पहने हैं इनफॉर्मल कपड़े हैं, अब वही टाई लगा के घूम के आ जाऊं और बढ़िया एकदम जच जुचा के एकदम आ जाए आप लोग, तो उसे हम फॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल मतलब होता है स्ट्रक्चर वाइज। जैसे आपको पता है कि हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी एक आर्ग्यूमेंट का, दैट इज प्रेमाइस आते हैं, पहले मेजर प्रेमाइस, फिर माइनर प्रेमाइस, फिर आप लोगों के पास में फॉलोड बाय द कंक्लूजन। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, ये वो फलाना निमकाना, वो सारी की सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं फॉर्मल फैलेसी में। तो ये सारी चीज़ें होती है फॉर्मल, स्ट्रक्चर के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट के लॉजिक के अंदर भी कोई झोल नहीं होना चाहिए, ये भी काम होता है त्रुटि लेस आपके आर्ग्यूमेंट का। यानी कि इनफॉर्मल फैलेसी बात करती है कि किसी भी तरीके का लॉजिकल प्रॉब्लम, लॉजिकल एरर नहीं होना चाहिए आपके आर्ग्यूमेंट के अंदर। सवाल देखो, बहुत फेमस टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का और बहुत इजी स्कोरिंग यूनिट है, पढ़ के जानी है वाली, है ना जी। तो आप देखिएगा, आपसे ये बोला जाता है कि इस तरीके से आपको एक सिचुएशन दी जाती है और आपको पूछा जाता है कौन कौन सी टाइप की फैलेसी है भाई, ये कौन से टाइप की फैलेसी है, वो कौन सी है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने के लिए हमको पहले तो ये सीखना है, आपके लिए इनफॉर्मल फैलेसीज टोटल बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, 25 से 30 टाइप की फैलेसीज आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि आपकी इनफॉर्मल फैलेसी कंटेंट की फैलेसी होती है, किसी भी प्रकार का जो एरर होता है फैलेसी के अंदर वो। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ऑल फेदर्स आर लाइट, लाइट इज नॉट डार्क, ऑल फेदर्स आर नॉट डार्क। ये जो एरर है ये क्या कर रहा है, ये मीनिंग वाला एरर है ठीक है, जो बात नहीं लिखी हुई है वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती का इन्फरेंस आ रहा है, इसे बोलते हैं आप लोग क्या, इनफॉर्मल फैलेसी। अब जैसे कि आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी स्लाइड के ऊपर आपके पास में 4 कैटेगरीज, 4 ब्रॉड कैटेगरीज है इनफॉर्मल फैलेसीज की। फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस आता है, वीक इंडक्शन, आपके पास में प्रिजम्पशन और आपके पास में एम्बिग्यूटी। कुछ ऐसी चीज़ें जो कंफ्यूजन की वजह से आती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी फैलेसीज होती है इनफॉर्मल फैलेसीज जो पहले से हम क्योंकि कुछ प्री एज्यूम कर लेते हैं उस वजह से आती है। कुछ आती है ऐसी कि मैम जो आप लोगों के पैटर्न आप लोगों ने ढूंढे थे उन पैटर्न में आपने कुछ कॉमन अच्छे से नहीं ढूंढा तो आपकी इंडक्शन वीक हो जाती है। और कुछ होता है कि कोई रेलेवेंट टॉपिक ही नहीं है, रेलेवेंट बात ही नहीं है, बट स्टिल आप लोग क्या कर रहे हैं, फैलेसी ले आते हैं। तो 4 मेजर कैटेगरीज है, इन पे भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी है वो चारों में से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है। इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। तो 4 मेजर कैटेगरी है। पहले तो ये समझो, ऐसी फैलेसी जो कोई आपका मेन जो टॉपिक चल रहा होगा ना, मेन जो आप लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, मेन जो लॉजिक है उस लॉजिक से हटके कुछ और बोलने की कोशिश करेगा। जैसे कि वो स्केयर क्रो वाली फैलेसी होती है ना, आप जो अपना टॉपिक है उसी को घुमा दो। जैसे कि रेड हियरिंग फैलेसी होती है, जो मेन बात कर रहे हो, मेन मुद्दा है, उसी को घुमा फिरा के कुछ और पे ही बात करने लग गए। दैट इज आप लोगों का कौन सा, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस। देन आती है ऐसी फैलेसीज जो कि आप लोगों के सफिशिएंट एविडेंसेस के बिना हम लोग बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला ना, जो भी कॉमन पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे वो मिले नहीं, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग कुछ भी चिपका रहे हो।
हमारे पास में कोई सच्चाई नहीं है बात बोलने के लिए, तो हम अपनी मर्जी से क्या कर दे रहे हैं, बात को सही बोल दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट सही कर दे रहे हैं। देन आती है कि हमारे पास में पहले से हम कुछ चीज़ें अज्यूम कर ले, तो वो आप लोगों की फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन होती है। और एक होती है कन्फ्यूजन वाली फैलेसी, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज कर देते हैं। अब जैसे कि इस चार्ट को आप देखो, इसमें मैंने कोशिश करी भाई एक ही स्लाइड पर सारी चीज़ें आ जाए। जैसे कि रेलेवेंस फैलेसी है, तो आपकी जो फैलेसी ऑफ रेलेवेंस है उसमें आप लोगों का सबसे पहले आता है टू क्यू क्यू। देखो ये टाइम के ऊपर बैटर होती है। बचपन में आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल बताया था इसमें, बचपन में हम लोग ऐसे बोलते थे ना, शट अप, तो वो सामने वाला बोलता था यू शट अप। तो सेम ही बात एक दूसरे को हम लोग जब बोल रहे होते हैं, वही वाली चीज़ है ना। तो एक ऐसी फैलेसी जो क्या करती है, हिप्पोक्रेसी को शो करती है। किसको? हिप्पोक्रेसी। सामने वाला करे तो बड़े ताने मारते हैं, खुद हम लोग वही काम कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं फैलेसी ऑफ हिप्पोक्रेसी, टू क्यूई क्यूई। देन आपके पास में होता है एड बैक्यूलम। एड बैक्यूलम को जो है वो हम अपील टू फोर्स भी बोलते हैं, है ना, आप लोगों का कद्दल भी बोलते हैं, अपील टू द स्टिक भी बोलते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को फोर्सफुली थ्रेटन्ड करके बोल रहे हैं। जैसे मैं आपको थ्रेटन करके बोलूँ कि तेरे को जेआरएफ करना ही है जी, ऐसे गन पॉइंट पे थोड़ी ना मैं आपका जेआरएफ करवा सकती हूँ। तो दैट इज आप लोगों का एड बैक्यूलम, अपील टू फोर्स, फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाना। अपील टू आप लोगों का होता है पिटी। देखो ये जो अपील टू पिटी होता है, इसमें होता है कि सिंपैथी की वजह से हम लोग लॉजिक दे रहे हैं कि नहीं नहीं मैम, ये तो मर्डर कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत गरीब घर से आता है। तो हमने क्या किया, उसकी गरीबी को दया भावना से देकर, सिंपैथी देके हमने कहा वो मर्डर ही नहीं कर सकता। तो ये कोई बात नहीं होती है ना। इसको बोलते हैं आप लोग अपील टू पिटी, इसे अपील टू सिंपैथी भी बोलते हैं, विक्टिमहुड भी बोलते हैं, और मिज़िकॉर्डियम भी इसी को बोला जाता है। एक आता है अपील टू आप लोगों का एड पॉपुलम। एड पॉपुलम पॉपुलैरिटी से रिलेटेड है। इसको बैंड वैगन फैलेसी, अपील टू पीपल या अपील टू बिलीफ के नाम पे भी जाना जाता है। एड पॉपुलम पॉपुलैरिटी को फॉलो करने की बात करता है। जब हम सभी लोग किसी एक ऐसी चीज़ को सही मानने लग जाए जो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हमको अच्छी लग रही है क्योंकि वो पॉपुलर है ना। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है तो हमको लगता है वो सही होगी, ये क्रेडिबिलिटी है, वैलिडिटी नहीं है। रिसर्च में पढ़ा था ना। तो ये आपका होता है एड पॉपुलम, जस्ट बिकॉज ज़्यादातर लोगों का ये मानना है तो हम भी ये मान लेते हैं, भेड़ चाल। देन आता है आप लोगों का एड होमिनेम। एड होमिनेम जो है ये वो वाली फैलेसी है जिसको डोनाल्ड ट्रंप फैलेसी भी बोला जाता है। आप अगेंस्ट दी पर्सन बोल सकते हो, आप इसको पर्सनल अटैक बोल सकते हो, अब्यूसिव फैलेसी भी बोल सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप फैलेसी भी इसी को बोला जाता है। एड होमिनेम के अंदर आप क्या कर रहे हो, पर्सनल अटैक कर रहे हो, है ना। आपके पास में जब किसी से आर्ग्यू करने के लिए कोई लॉजिकल बात नहीं होती है तो हम उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बात करने लगते हैं, स्टीरियोटाइप कर देते हैं, है ना, या फिर हम लोग जो है वो बॉडी शेमिंग करने लग जाते हैं। अरे यार ये तो क्या ही बताएगा, वो तोतापुरी वाला एग्जाम्पल था ना, कोई हरा सूट पहन के लाल पैंट पहन के घूम रहा है पार्टी में और कोई अच्छी बात भी बोल रहा है तो बोलेंगे अरे यार तू तो क्या ही बोलेगा, खुद तो तोतापुरी बन के घूम रहा है। तो इस तरीके के जो है इसे एड होमिनेम, पर्सनल अगेंस्ट, हम लोग पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई बात कर रहे होते हैं। देन आता है आपका स्ट्रॉ मैन फैलेसी। स्ट्रॉ मैन फैलेसी एक ऐसा फैलेसी होता है जिसके अंदर हम लोग जो हमारा आर्ग्यूमेंट है ना, उसी को क्या कर रहे हैं, हम उसी से भटकने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो है वो क्या कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारी बातों को। स्ट्रॉ मैन फैलेसी ये वही वाला है, वो जो स्केयर क्रो होता है ना। अब स्केयर क्रो जो है वो आप लोगों के फार्म्स पे क्यों लगा दिया जाता है, सो दैट कोई भी क्रो ना आए या कोई भी बर्ड या कोई भी इस तरीके का जो है आप लोगों के पास में दिक्कत ना हो, भाई हमारे फार्म को नुकसान ना हो। तो आदमी तो सारा दिन खड़ा नहीं हो सकता, तो आदमी की जगह वो स्केयर क्रो बना देता है जिसमें आदमी की शक्ल वकल सब होती है। तो जो भाई चिड़िया वगैरह होती है उनको ऐसा लगता है, मतलब जो क्रो वगैरह होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं, आदमी खड़ा है, जाना नहीं चाहिए। तो जो आपका मेन बात होती है, मेन मुद्दा होता है, उससे आप क्या कर लो, मिस इंटरप्रेट कर लो, उसे पलट दो, तो उसे अपन बोलते हैं स्ट्रॉ मैन फैलेसी। देन आता है आपका रेड हियरिंग फैलेसी। रेड हियरिंग फैलेसी एक ऐसी फैलेसी होती है जो आपके मेन इशू को डाइवर्ट करती है। यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट को मिस इंटरप्रेट करते हैं और यहाँ पर हम लोग जो है वो हम डाइवर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन में मैंने ये क्लास वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, हम अक्सर जब बचपन में हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं होता था तो हम टीचर को बोलते थे कि टीचर मैम 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 प्लीज़ आप ना हमारा आज क्लास टेस्ट ले लो, हमको बहुत ज़्यादा आता है, आप हमारा क्लास टेस्ट ले लो। तो टीचर बोलती थी कि ठीक है क्लास टेस्ट ले लेते हैं, तो वो क्लास टेस्ट आप लोगों का ले लेती थी। और क्लास टेस्ट में तो आप लोगों को कुछ लिखना नहीं होता था, खाली पन्ना हम दे आते थे मैम, और
पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती थी। तो जो आप लोगों का मेन मुद्दा था ना, आपने उससे डाइवर्ट कर दिया, आपने उसको मिस इंटरप्रेट नहीं किया है, आपने उससे डाइवर्ट किया है यहाँ पर। तो रेड हेयरिंग होता है जो मेन मुद्दा है उसी को डाइवर्ट कर देना। और आप लोगों का स्ट्रॉमैन फैलेसी होता है कि आप लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसको आप मिस इंटरप्रेट कर लेते हो, उसकी जगह आप कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन समझने लग जाते हो। तो ये आपका स्ट्रॉमैन फैलेसी है, रेड हेयरिंग फैलेसी होता है। रेड हेयरिंग फैलेसी को हम लोग, आप लोगों का इग्नैरेटो एलेंची भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत कॉमन है। रेड हेयरिंग इज वेरी फेमस। देन आती है कुछ आप लोगों की देखो वीक या डिफेक्टिव इंडक्शन वाली फैलेसीज। अब जैसे हम लोगों ने बात करी, तो आप लोगों की अगर मान लीजिए कोई एनालॉजी बहुत ही ज़्यादा वीक है, एनालॉजी मतलब दो चीज़ों में जब हम सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं और कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, है ना, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो वो क्या होगा, वो भी आप लोगों का वीक एनालॉजी कहलाएगा। देन अगर मैं बात करूँ तो अनक्वालिफाइड अथॉरिटी भी यहीं पर आता है। ठीक है जी, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी मतलब किसी एक ऐसी बात की या किसी एक ऐसे इंसान की बात को मानना जो करेक्ट अथॉरिटी पे नहीं है, अनक्वालिफाइड है वो बोलने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जिसने या कोई इंसान जिसने कभी खुद जेआरएफ किया ही नहीं है, वो आपको जेआरएफ के बारे में बताने लग जाए, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी आपका अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, है ना। किसी को जैसे फॉर एग्जांपल पीएचडी के बारे में है, पीएचडी के बारे में मैं बिना रिसर्च करे अगर मैं भी कोई वीडियो बनाऊं तो मेरी भी बात अनक्वालिफाइड अथॉरिटी में चली जाएगी, राइट। बट अगर मैं सही लॉजिक दे रही हूँ तो वो फैलेसी नहीं होगी। बट अगर लॉजिक में ही झोल है, मैं बोलूँ कि अरे पीएचडी करना तो खराब है, तो वो क्या हो जाएगा, हिपोक्रेसी भी हो सकता है और वो आपका अनक्वालिफाइड अथॉरिटी भी हो सकता है। देन आता है अपील टू इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास में कुछ सही प्रूव करने के लिए नहीं है तो हम उस चीज़ को गलत मान लेते हैं, है ना। सामने वाला जब हमको कोई चीज़ बता रहा होता है और हमको सही चीज़ नहीं पता होती है तो हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये सही बोल रहा होगा, क्योंकि आपको सही बात नहीं पता होती है। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जब हम किसी बात को सच मान लें तो होता है आपका अपील टू इग्नोरेंस। एंड देन वेरी वेरी फेमस हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप एक सिचुएशन में कोई भी कंक्लूजन अगर निकाल लिए हो तो आप उसको जनरलाइज कर देते हो, दैट इज हैस्टी जनरलाइजेशन। अपना कोमलिका वाला एग्जाम्पल इसी में आएगा। शी प्लेड अ प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट इन वन सीरियल, दैट डजंट मीन कि वो नेचर में ही या वो उनकी पर्सनैलिटी ही नेगेटिव है, बस बिकॉज उन्होंने एक मूवी में ऐसा कर लिया या एक सीरियल में ऐसा कर लिया तो हमने उनकी इमेज बना ली कि वो होगी मैम घर तुड़ा हुई होगी, वो आके घुमा घुमा के जो है बालों को वो तुड़ाती होगी घर, ऐसा जो है इसे बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन, है ना। ओवर जनरलाइजेशन भी बोल सकते हो आप इसको। एक आता है आपका फॉल्स कॉज। फॉल्स कॉज का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कॉज और इफेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं ना तभी कंक्लूजन्स निकलते हैं, तो दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं होता है। मतलब जो आप लोगों का रीज़न है ना वो है ही नहीं, एक्चुअल रीज़न ही नहीं है कि किसी काम के होने का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स कॉज बोलते हैं। वेरी वेरी फेमस अगेन मैं बोलूँगी यहाँ पर हैस्टी जनरलाइजेशन के बाद जिसपे सबसे ज़्यादा सवाल बनता है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप होता है राई का पहाड़ बनाना, ज़बरदस्ती का। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूँ, इमेजिन कर, जैसे मैं कभी कभी मजाक में ऐसे बहुत करती हूँ अपने दोस्तों के साथ, छोटे बहन के साथ ऐसा करती हूँ मैं कि हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम टिश्यू बहुत यूज़ करते हैं ना, तो टिश्यू को बहुत ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हो, 2 यूज़ कर लिए, 3 यूज़ कर लिए, 10 यूज़ कर लिए, तो मैं हमेशा उसको ऐसे बोलती हूँ कि देख बाहर पेड़ देख, बाहर पेड़ देख। और मैं बोलती हूँ कि देख एक अभी दिख रहे हैं, जिस हिसाब से तू टिश्यू को यूज़ कर रही है ना, ये पेड़ दिखेगा नहीं तुझे अभी थोड़े टाइम बाद में। तो इसका मतलब ये है कि मेरा बेसिक मीनिंग ये है कि भाई जो टिश्यू होता है वो टिश्यू यानी पेपर बनता है ट्री को कटने से, तो ट्री कट रहा है, कम होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब मेरी छोटी सी बात कि उसने एक एक्स्ट्रा टिश्यू यूज़ कर लिया, उसको मैं कहाँ पे लेके, तो राई का पहाड़ बना लेना। तो एक छोटी सी बात से बहुत बड़ी बात निकाल लेना मैम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राई का पहाड़ बना देना, स्लिपरी स्लोप कर देना। देन आप लोगों के लिए आता है आप लोगों का फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशंस। ये जो कुछ फैलेसीज है ना, ये इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, बट येट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं कि भाई अब है तो पढ़ ही लेते हैं। प्रिजम्पशन मतलब पहले से कुछ अज्यूम करना, जैसे कि बेगिंग द क्वेश्चन। अब बेगिंग द क्वेश्चन को पेटिटो प्रिंसिपी भी बोलते हैं, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट भी इसी को बोला जाता है। जब आप प्रीमाइस से ही कंक्लूजन निकाल दो, मतलब कंक्लूजन में जो प्रीमाइस में लिखा है वही पैसिव फॉर्म में घुमा फिरा के लिख दो, तो उसे बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन, राइट। देन आता है आप लोगों के पास में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास में क्या है, प्री सपोजिशन है। आप मल्टीपल कंटेंट यहाँ पर लेके आ रहे हो और है ना बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर दे रहे हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हो। कभी कभी आपने नोटिस किया हो ना, तो हम लोगों को जब कुछ पता नहीं होता तो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग बोलने लग जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा बातें बोलेंगे, मल्टीपल चीज़ें बोलेंगे ना, तो जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो तो गुम जाएगा,
वो उसी बातों में घूम के रह जाएगा। तो इससे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, है ना। जब आप लोगों के प्रेमाइस में और कंक्लूजन में आपको कोई रिलेशन नहीं नजर में आए ना, तो आप लोग बोल सकते हो, और मल्टीपल प्रेमाइसेस आप लोगों को दे रहे, कंक्लूजन कुछ है नहीं उस चीज़ का, तो उसे अपन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बोल सकते हैं। देन आप लोगों का आता है फॉल्स डाइकोटॉमी। फॉल्स डाइकोटॉमी, जहाँ पे भी डाइको वर्ड आता है उसका मतलब ही होता है टू। जब हमारे पास में हम दो ही सिचुएशन छोड़ दें, है ना, दो ही सिचुएशन छोड़ दे, एग्जैक्ट टॉपिक से हटके हम बोले तू तो या तो हाँ बोल या ना बोल। आपका दोस्त कोई भी गलत काम करता है तो उसे बोलता है तू मेरा साथ देगा या नहीं देगा, तो वो बेचारा आपके पास में दो ही ऑप्शन छोड़ दे, मतलब आप बेचारे हो गए उस कंडीशन में, आपके पास दो ही ऑप्शन है। मैम हाँ बोलेंगे तो गलत काम करने पड़ जाएगा, और ना बोलेंगे तो दोस्ती टूट जाएगी। तो इस तरीके से जब आप लोगों के पास में सिचुएशनों की दो पॉसिबिलिटीज़ है और दोनों में से एक आपको चूज़ करनी है, उसे हम लोग बोल सकते हैं फॉल्स डाइकोटॉमी। देन आती है आप लोगों की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया अपनी फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन वाली फैलेसी। कौन सी वाली? कन्फ्यूजन वाली फैलेसी। जैसे कि फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फैलेसी ऑफ डिवीजन एक दूसरे का ऑपोजिट है। एक बड़ी सी बात को छोटी छोटी बातों पे लेके जाना इस डिवीजन, और छोटी छोटी बातों को मिला के एक बड़ी बात बना लेना, इट इज कॉम्पोजिशन। यानी कि जब आप सभी लोगों को क्या लगने लगे, पार्ट ट्रू है इसलिए होल भी ट्रू होगा, है ना, छोटी छोटी चीज़ें ट्रू है इस वजह से पूरी चीज़ भी ट्रू होगी। और जब आप एक बड़ी ट्रू चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों पे भी अप्लाई करके बोलो कि ये भी ट्रू होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूँ दिल्ली जाके यूपीएससी की तैयारी करने से सब आईएएस बन जाते हैं, राइट। तो ये फैलेसी ऑफ डिवीजन है। सब तो नहीं बनते ना, आप मान रहे हो कि जो दिल्ली गया वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो बन जाएगा आईएएस, ऐसा नहीं होता है। आपने मान लिया कि हर कोई जो दिल्ली जाके यूपीएससी की तैयारी करेगा वो आईएएस बन जाएगा। दैट इज व्हाट आप लोगों का फैलेसी ऑफ डिवीजन। जब एक यूनिवर्सल ट्रूथ आप पर्टिकुलर में भी अप्लाई करने लग जाते हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही, राइट। और फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन की छोटी छोटी चीज़ें ट्रू हो गई तो आपने उसका भी एक क्या बना दिया, यूनिवर्सल बना दिया, उनको जोड़ के भी आपने बोला कि ये भी ट्रू ही होगा। देन आती है आपकी फैलेसी ऑफ एक्सेंट। एक्सेंट तो हम सब लोग जानते हैं, अलग अलग एक्सेंट में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है ना। अपना इंडियन एक्सेंट अलग है, इंग्लिश एक्सेंट अलग है, अमेरिकन एक्सेंट अलग है ना, कैरेबियन एक्सेंट अलग होगा, सबके एक्सेंट अलग अलग होते हैं। तो भाषा को प्रोनाउंस करने के अंदर जो आप लोगों का डिफरेंस आ जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं फैलेसी ऑफ एक्सेंट। जैसे अपन तो इंडिया में रहते हैं, अपन को बाहर जाने की क्या जरूरत है, आप तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर बोलने के तरीके पे देखना कितना कन्फ्यूजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो वेस्ट बंगाल से आते हैं, तो आप उनकी बातें मैं सुनती हूँ ना, तो मेरे को ऐसे लगता है लड़का का लड़की बनाते हैं, लड़की का लड़का बना देते हैं, उनकी हिंदी थोड़ी वीक होती है तो वो फैलेसी ऑफ एक्सेंट है। देन आता है फैलेसी ऑफ आप लोगों का एम्फीबॉली। एम्फीबॉली का मतलब ये होता है जब आप लोगों के ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस की वजह से मिस इंटरप्रिटेशन होने लग जाए, दैट इज आपका फैलेसी ऑफ एम्फीबॉली। एंड देन आपका आता है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन का मतलब होता है दो सिचुएशन में ज़बरदस्ती आप क्या ढूंढने की कोशिश करते हो, ज़बरदस्ती आप लोग बोलते हो कि ये इक्वेटेड है, कि ये हो रहा है तो ये भी हो रहा होगा। ज़बरदस्ती की एनालॉजी आप लगाने की कोशिश करते हो जबकि कोई एनालॉजी होती नहीं है। यानी कि आप लोगों को क्या कर रहे हो, आप एक ऐसे वर्ड को जिसके दो अलग अलग जगह पर यूज़ है पर मीनिंग उनका सेम हो सकता है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही, तो एक ही शब्द है उसके दो जगह आपने लगा रखा है, दो अलग अलग जगह, आपको लग रहा है कि वो सेम है, एनालॉजिकल है, बट वो सेम नहीं होते हैं, है ना। नमूनाकरण समझते हैं? अरे नहीं भाई, मैं आपको नमूना नहीं बोल रही हूँ, मैं नमूनाकरण की बात कर रही हूँ। नमूनों को ढूंढना कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग काम है, सोचिए आप। वैसे बड़े आसानी से मिल जाते हैं नमूना, बट हम लोग रिसर्च के फॉर्म में नमूनाकरण करना सीखना चाहते हैं, यानी सैम्पलिंग आज का हमारा टॉपिक है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। अब सबसे पहले मैं सैम्पलिंग पर जाऊं और आपको टाइप ऑफ सैम्पलिंग समझाऊं। मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि नमूनाकरण करना ज़रूरी क्यों होता है। देखो, सबसे पहली बात तो हमारे पास में जब हम रिसर्च की बात करते हैं ना, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब इस बड़ी सी पॉपुलेशन से हम ना तो बातचीत कर सकते हैं, ना तो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही हमारे पास में इतना समय होता है कि हम उन सबके डेटा को एनालाइज करके रिजल्ट्स निकालें। तो जो ये नमूनाकरण है ना, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, हंसी भी आ जाती है, बट नमूनाकरण करने से फ़ायदा ये होता है कि आप उस पूरी पॉपुलेशन के सैंपल चुन लेते हो, नमूने चुन लेते हो। अब उन सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हो, उन्हीं सैंपल से डेटा को एनालाइज करते हो और उन्हीं सैंपल पे डेटा कंक्लूड कर देते हो, जिससे हमारी रिसर्च जल्दी समाप्त हो जाती है। बट आप सोच के देखना, अगर नमूने सही से नहीं चुने तो वाकई में नमूने बन जाओगे। यानी कुल मिला के सैम्पलिंग अगर आपने ढंग से नहीं करी तो आपका डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और जनरलाइजेशन यानी पूरी की पूरी वैलिडिटी पे ही क्या हो जाएंगे, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा।
तो इसीलिए नमूना चुनना बहुत ही इंटेलिजेंट काम है। तो कतई हंसे नहीं कि नमूना नमूना क्या बोल रहे हैं, बट बात ऐसी है कि नमूना सही से नहीं चुना तो काम नहीं होगा। तो सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के टाइप्स 10 मिनट में आज रिवाइज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर हम लोग कैसे क्वेश्चंस देखते हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ध्यान से देखो तो इस तरीके के आप लोगों के सवाल आते हैं जिसमें आप लोगों को डेफिनेशन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी है, स्नोबॉल है, की इन्फॉर्म्ड सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है। तो पहली बात तो आपको सभी प्रकार के सैम्पलिंग्स के मतलब पता होने चाहिए। कौन सी रैंडम होती है, कौन सी रैंडम नहीं होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताना, वैसे इन जनरल मैं आप लोगों से अगर पूछूं, जब हम लोग सैम्पलिंग की बात करते हैं, मैं आपको बोलूं पॉपुलेशन के अंदर 100 लोग हैं और उसमें से 5 लोग आपको सैंपल में चुनने हैं, तो ये बाय कॉमन सेंस हम बोलेंगे कि मैम वो 5 लोग सही से उन 100 लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। अगर आपने सही रिप्रेजेंटेशन नहीं चुना तो सारा काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सैम्पलिंग के अंदर हम लोग रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग पढ़ते हैं, जिस पर आपके मैच द कॉलम देख लो, सिंपल इंटरोगेटिव देख लो, स्टेटमेंट बेस्ड देख लो, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन देख लो, सभी सवाल बनते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च के बाद यही है आपका। तो आपकी जो सैम्पलिंग है ना, उसमें सबसे पहले आप पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देखते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उसमें से फिर आप एक सैम्पलिंग फ्रेम चुनते हो। फ्रेम डिसाइड करने का मतलब होता है कि एक ढांचा डिसाइड करते हो कि मुझे मेरी सैंपल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उसी बिहाफ पर सैंपल की साइज डिसाइड करते हो। फिर सैम्पलिंग साइज डिसाइड करने के लिए पहले आपने सैम्पलिंग मेथड चुना है ना, फिर आप सैंपल साइज बनाए हो और फिर जो भी प्लान बनाए वो आपने इंप्लीमेंट किया है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आप लोगों से पूछा जाता है और हम लोग जो है वो इस पर काम करने वाले हैं आज कि कैसे सैम्पलिंग मेथड आप लोग चुनते हो। हमारे पास में 2 तरीके के सैम्पलिंग मेथड होते हैं, एक जिसमें हम रिप्लेसमेंट के साथ में सैम्पलिंग कर सकते हैं और एक जो है वो रिप्लेसमेंट के बिना हम लोग। रिप्लेसमेंट के साथ में का मतलब ये है कि आप जो सेम सैंपल है ना वो मल्टीपल टाइम्स चुन रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो सैम्पलिंग है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जा रही है। और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हर यूनिट एकदम यूनिक है। अब इसका फायदा ये है कि अगर हर बार आपकी नई सैंपल होगी, यूनिक होगी, तो हर बार आपको नया डेटा मिलेगा। तो दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, जिसको आप लोग कह सकते हो कि आपके पास में रैंडम और नॉन रैंडम, ये 2 प्रकार के जो है वो आपके पास में सैंपल्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 100 में से 5 ऐसे लोग चुनने हैं जो बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो। इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि उन 100 के 100 लोगों को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दो आपकी सैंपल में आने की। 100 के 100 बंदों को आप अच्छे से एनालाइज करो और फिर उसमें से सैंपल चुनो, तब तो होगा रैंडम सैम्पलिंग, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग लॉटरी सिस्टम निकालेंगे। जैसे कि लॉटरी होती है ना कि किसी का भी रैंडमली नंबर आ जाता है, हर एक पॉपुलेशन मेंबर के पास जब इक्वल चांस होता है सैंपल में आने का तो वो रैंडम सैंपल कहलाती है। और अगर ऐसा ना हो और मैं अपनी मर्जी से 5 लोग चुन लूँ उन 100 में से अपनी बायसनेस लगा के, तो उसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है, जिसे नॉन प्रोबेबिलिस्टिक भी कहा जाता है। अब इनके जो टाइप्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि नॉन और चाहे रैंडम हो, दोनों में ही इन्फरेंसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्फरेंसेस का मतलब है सही कंक्लूजन्स मिलने चाहिए, आपका मेथड बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अनबायस्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कंक्लूसिव रिजल्ट्स मिलेंगे, फिक्स्ड और नोन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम करोगे, रैंडम हम लोग सिलेक्शन हमारा रखेंगे। तो हमारे पास में रैंडम में और नॉन रैंडम में फ़र्क ये होता है कि नॉन रैंडम में हम लोगों को जल्दी काम करने का मौका मिलता है, कम समय के अंदर सैम्पलिंग हो जाएगी। अगर मुझे जल्दी रिसर्च खत्म करनी है या कोई चीज़ है जो एक्सप्लोर करनी है जिसकी पॉपुलेशन ही बहुत रेयर है, तो सैंपल तो और कम हो जाएगी मैम। तो इसमें हम एक्सप्लोरेटरी जब स्टडी करते हैं तो नॉन रैंडम सैंपल हमारे काम आता है। अगर मैं बात करूं तो चांसेस जो है वो आप लोगों के बिल्कुल अननोन चलते हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए तो ये बायस्ड है, पर फिर भी ये साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि कोई पर्सनल जजमेंट जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर आपके सिस्टम में आने की ज़रूरत कर रहा है। तो ये साइंटिफिक मेथडोलॉजी के थोड़ा सा अगेंस्ट काम करने का काम करता है। अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास में जो है वो मल्टी स्टेज, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड और सिंपल रैंडम, ये सारी की सारी आपकी प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग के टाइप है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को फिश बाउल सैम्पलिंग भी कहा जाता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, हर एक मेंबर को इक्वल चांस दे रहे हो कि तू सैंपल में आ।
जैसे बचपन में हम चिट्ठी वाला गेम खेलते थे, फिश बाउल वाला गेम, सबके नाम लिख देते चिट में और डाल देते थे और रैंडमली कोई भी चिट उठाते थे और किसी का भी नाम आता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉटरी सिस्टम होता है। ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फिर आता है आप लोगों का सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग थोड़ा और सही है, क्योंकि मैम रैंडम में तो बड़ा समय लगेगा और हो सकता है किसी का एक का नाम बार बार आ रहा हो, एक का नाम आ ही नहीं रहा हो। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक फॉर्मूला सेट करने की बात करता है कि भाई आप हर 5वें बंदे को बुला लो, हर 10वें बंदे को बुला लो। अब मुझे ये पता नहीं 5वें पे कौन है, 10वें पे कौन है, बट मैं रैंडमली एक फॉर्मूला सेट कर लूँ कि हर nth आदमी को उठा लो आप सैंपल में। तो ऐसे फॉर्मूला सेट हो जाए तो आप लोगों का सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो जाती है। देन आती है आपकी क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर का मतलब होता है नेचुरली अकरिंग ग्रुप। जैसे हमारे भारत देश के अंदर नेचुरली ज्योग्राफिकल एरिया वाइज लोग बटे हुए हैं। वेस्ट में रहने वाले लोग वेस्ट में बोलने जाते हैं, ईस्ट में रहने वाले लोग आपके ईस्ट इंडियन कहलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले नॉर्थ ईस्टर्न कहलाते हैं, नॉर्थ में रहने वाले लोग नॉर्थ इंडियन कहलाते हैं, साउथ में रहने वाले लोग साउथ इंडियन कहलाते हैं। तो अपने आप ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, कल्चर की वजह से, क्रीड की वजह से, कास्ट की वजह से रैंडमली हमारे जो है कुछ ना कुछ नेचुरली ग्रुप्स बने हुए हैं। अब उस पूरे ग्रुप में अगर देखो तो पूरे के पूरे ग्रुप में हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, अलग अलग लोग जो हैं वो आपके पास में हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है ना साउथ इंडिया के अंदर रहने वाला साउथ इंडियन ही होगा। अरे तमिल हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कोई पंजाबी भी तो साउथ में जाके रह सकता है, समझ रहे हैं। ऐसे ही नॉर्थ में रहने वाला कोई बंगाली नहीं हो सकता क्या? नॉर्थ में रहने वाला कोई तमिल नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है मैम। बट ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज जो है वो हमने क्या कर लिया है, उनको डिवाइड कर दिया है। तो बात ऐसी है, क्लस्टर सैम्पलिंग आपके नेचुरली अकरिंग ग्रुप को एज इट इज पूरे सैंपल के तौर पर उठा लेती है, क्योंकि सैंपल के अंदर हर डिफरेंट प्रकार के लोग होंगे। तो अगर मैं विद इन ग्रुप देखूं, ग्रुप के अंदर देखूं, तो हेट्रोजिनिटी मुझे मिल जाती है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सैंपल मिल जाएंगे जो करेक्टली मेरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर मैं बात करूं बिटवीन ग्रुप्स, क्लस्टर के अंदर बिटवीन ग्रुप्स मैम होमोजिनिटी है, समानता है। अरे भाई नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, ईस्ट इंडियन हो, वेस्ट इंडियन हो या नॉर्थ ईस्टर्न हो, सारे के सारे है तो इंडियन ही ना। तो ग्रुप्स के बीच में तो होती है होमोजिनिटी और ग्रुप के अंदर होती है हेट्रोजिनिटी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मतलब स्ट्रैटा में डिवाइड करना, सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। इसमें हम खुद सब ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर लेते हैं, सारे एक तरीके के लोगों को एक जगह रखते हैं। अब ये बायस्ड नहीं है, एक तरीके के लोगों को एक जगह रखने में हमको वो लोग नहीं पता है कि कौन कौन है, बट हमने तो बोला कि क्लास के अंदर सारे हंसने वाले बच्चे एक तरफ, सारे रोने वाले बच्चे एक तरफ और कुछ नहीं बोलने वाले सारे बच्चे एक तरफ। अब ये मैंने क्या किया, होमोजीनियस डिवीजन कर लिए। एक ग्रुप के अंदर विद इन ग्रुप तो होमोजिनिटी मिल गई और बिटवीन ग्रुप्स हेट्रोजिनिटी मिल गई। तो व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग लगाएंगे। और अब क्या करोगे, एक एक स्ट्रैटा में से सैंपल चुन के आपकी नई सैंपल तैयार कर लोगे। यहाँ पर क्लस्टर को एज अ होल सैंपल में चुन लेते हैं, यहाँ पर हम लोग अलग अलग स्ट्रैटा में से लोग चुन के अपनी खुद की एक नई सैंपल बनाते हैं। अगर मान लो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हम जब स्टेजेस के अंदर क्लस्टर सैम्पलिंग लगाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो ये सारे के सारे जो है वो आपको सैंपल्स होते हैं रैंडम। फिर आता है आपका नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपल। ये आपके ऐसे सैंपल्स होते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ बायसनेस लगाते हैं। कोई ना कोई रिसर्चर का फायदा है जो वो लगा रहा है, समय बचाने के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए, जल्दी डेटा कलेक्ट करने के लिए, इस तरीके से। तो हमारे पास में सबसे पहले जजमेंटल सैंपल आता है। जजमेंटल होना इसका मतलब है पहले से कोई विचार हमारे दिमाग में होना सैंपल को लेकर। तो मैं उन्हीं लोगों को चुनूंगी जिनसे मेरा फायदा है। जजमेंटल सैंपल को पर्पसिव सैंपलिंग भी बोलते हैं। मेरा पर्पस जिनसे हल हो रहा होगा मैं उन्हीं को अपनी सैंपल में लूंगी। एक होती है एक्सीडेंटल सैंपल। एक्सीडेंटल मतलब आप चल रहे थे, चलते चलते जो मिला उसी को ले लिया सैंपल में। इसमें मैंने आपको मूवी थिएटर का एग्जाम्पल लिया था। कल को आपको मन करता है कि आप एक फिल्म क्रिटिक बनो, आप जैसे ही मूवी देख के निकले तो आपके साथ जो लोग निकले उनसे ही आपने डेटा कलेक्ट कर लिया कि भाई मूवी कैसी लगी, मूवी कैसी लगी, मूवी कैसी लगी। तो आपने क्या किया, आपने एक्सीडेंटल सैंपल कर लिया। इस तरीके से आती है आपकी स्नोबॉल सैंपलिंग। ये जो आपकी स्नोबॉल सैंपलिंग होती है इसका नाम आपका होता है चेन सैंपल या फिर नेटवर्क सैंपलिंग। जय हो मूवी का एग्जाम्पल देती हूँ।
कि उसमें भाई हम 3 लोगों की मदद करेंगे, फिर वो हर 3 लोगों की मदद करेंगे और ऐसे करते 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 हम बहुत सारे लोगों की मदद कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये बात मैं आपको बता रही हूँ, किसी को मत बताना, फिर आप भी अपने एक दोस्त को बताओगे, बोलोगे किसी को मत बताना, फिर वो भी किसी को नहीं बताएगा, किसी को नहीं बताएगा, और ऐसे करते करते हम बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। यानी कुल मिला के जैसे कि ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन, गॉसिप होती है ना कि एक से दूसरे, दूसरे पे तीसरे, तो कुल मिला के जब आपकी पॉपुलेशन बहुत रेयर हो, मिल ही नहीं रहे, तो नेपोटिज्म का काम करना पड़ेगा। रिसर्चर पार्टिसिपेंट को बोलेगा कि भाई तू ही डेटा दे दे, पार्टिसिपेंट अपने दोस्तों को बोलेगा, वो अपने दोस्तों को बोलेंगे, मतलब नोन से नोन की तरफ चलते रहेंगे और इस प्रकार से एक चेन बना लेंगे। इसे अपन कहते हैं क्या, आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, बहुत ही आसानी से जो मिल गया उसी से डेटा ले लिया। एक होता है आपका कोटा सैम्पलिंग। देखो कोटा सैम्पलिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। कोटा का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में जिस तरीके का डिवीजन है वही डिवीजन आप लोग आपकी सैंपल में ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, पॉपुलेशन का 51% अनरिजर्व्ड है, 49% रिजर्व्ड है, उसमें से भी इतना परसेंट एससी को, इतना परसेंट एसटी को, इतना परसेंट ओबीसी को। तो जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी सेम ही कोटा होता है। अगर 1000 वैकेंसी निकली है तो उसमें से 51% जाएगी जनरल को, 49% जाएगी रिजर्व कैटेगरीज को, उसमें भी कुछ ओबीसी के लिए, कुछ नॉन क्रीमी के लिए, कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए, कुछ एसटी के लिए, कुछ एससी के लिए फिक्स होती है। तो जो कोटा, जो परसेंटेज ऑफ द डिवीजन आपकी पॉपुलेशन में है, सेम वही डिवीजन आपकी सैंपल में भी हो, तो उसे कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। बच्चे हैं 10 बच्चे, 4 लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं, तो जब अगर आपने सैंपल चुनी और आप लोगों ने इमेजिन करिएगा 4 लोगों की सैंपल बनाई, तो वही 2:3 रेशियो यहाँ पर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है कोटा सैंपलिंग। इस प्रकार से आप लोगों की सैंपलिंग जो है वो कंप्लीट होती है। ऐसे सवाल आपसे बनते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा भी कुछ नई नई सैंपलिंग टेक्निक से जो आपसे एग्जाम में आजकल पूछी जाने लगी है, नाम देखिएगा, की इन्फॉर्मेंट सैंपलिंग। अभी दिखाया था क्वेश्चन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हर एक पॉपुलेशन इंडिविजुअल की नॉलेज के बिहाफ पर हम उसे सैंपल में सिलेक्ट करें। तो ये क्या करता है, नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स को लेता है अबाउट द पॉपुलेशन और फिर उनमें से सैंपल बनाता है। एक होती है डायमेंशनल सैंपलिंग, मतलब किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करके फिर आप क्या करने जा रहे हो, उनको सैंपल में चुनने जा रहे हो, तो इसे डायमेंशनल सैंपलिंग कहा जाता है। इवेंट सैम्पलिंग मतलब ये होता है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ और उसके रिकॉर्ड को आपने आकर होने पर रिकॉर्ड किया है, इसे अपन कहते हैं इवेंट सैम्पलिंग। 1-0 सैम्पलिंग होता है जिसके अंदर हम कोई भी टाइम इंटरवल के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं और फिर सैंपल चुनते हैं, तो इसे 1-0 सैम्पलिंग कहा जाता है। फोकल सैम्पलिंग ऐसी सैंपल होती है जिसके अंदर हम कंटिन्यूअसली डिटेल एनालिसिस करते हैं किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट को और फिर सैंपल बनाते हैं। टाइम सैम्पलिंग ऐसी होती है कि हम स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर कोई ना कोई पैटर्न के बिहाफ पर हम सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, इसे कहा जाता है हमारे लिए आपका टाइम सैम्पलिंग। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन पर एक सवाल बनता ही बनता है आपके एग्जाम में। देखो दोनों ही इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स हैं। www की बड़ी सी दुनिया के अंदर अगर मैं जाना चाहती हूँ, है ना, www की बड़ी सी दुनिया में जाना चाहती हूँ, तो जाने के लिए एक तो गेटवे चाहिए, भाई एक रास्ता चाहिए ना, किसके थ्रू जाएंगे मैम, और जाने के बाद में डेटा ढूंढना है, सर्चिंग करनी है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। तो मेरे पास में एक्चुअली में होता क्या है, मेरे पास में इस बड़ी सी www की दुनिया में अंदर जाने के लिए तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलती हूँ वेब ब्राउजर, और अंदर जो सारी सर्चिंग करता है ना, उस कमर्शियल वेबसाइट को मैं बोलती हूँ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन सर्चिंग के काम आता है इंटरनेट पे डेटा, और अगर उस डेटा तक पहुंचना है www तक, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम आता है उसे बोलती हूँ वेब ब्राउजर। ये जो वेब ब्राउजर है ये कहाँ पर होते हैं, क्लाइंट की मशीन पर होते हैं, और क्लाइंट आप सब जानते हो कौन होता है, जो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर कौन, जो सर्विस देता है, ठीक है। तो क्लाइंट के मशीन पर रिसाइड करने वाला एप्लीकेशन प्रोग्राम जो मुझे इंटरनेट की दुनिया से जोड़ता है, उस प्रोग्राम को मैं बोलती हूँ एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑफ वेब ब्राउजर। ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी जो है वो बाय डिफॉल्ट, याद रखेंगे, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है किसका, किडनी वाले फोन का, है ना, स्टीव जॉब्स भैया ने बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। गूगल नहीं होता इसमें, गूगल क्रोम नहीं चलता है, मतलब गूगल क्रोम नहीं होता है, वो अलग बात है, सफारी पे जाके गूगल क्रोम खोल लेते हैं लोग, बट चलता सफारी है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट। पूछा गया है एग्जाम में इसलिए बता रही हूँ।
मॉजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अब नहीं रहा, और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके वेब ब्राउजर्स हैं। दुनिया का पहला वेब ब्राउजर बनाने वाले थे सर टिम बर्नर्स-ली, WW के फादर भी यही हैं, और ये जो है 1990 में W3C के लिए पहला वेब ब्राउजर बनाए थे जिसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब ही रखा था। फिर बोला नहीं चेंज करेंगे, नेक्सस रख दिया। इसके अलावा दुनिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर अगर बोलूं तो पूछा जाता है तो मोज़ेक और फिर नेटस्केप, ये दो ऑप्शन हैं आपके पास में। तो पहला पॉपुलर 1993 के अंदर आया था मोज़ेक और फिर आया था नेटस्केप। तो सर्च इंजन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जो सर्च इंजन है वो क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये क्या करते हैं, सर्च करते हैं। मैं www की दुनिया में, बड़ी सी दुनिया में जाके सर्चिंग लगाते हैं, भाई क्या लगाते हैं और तो क्या। अब ये जो सर्चिंग लगाते हैं ये किसकी मदद से लगाते हैं, क्रॉलर्स की मदद से, स्पाइडर्स की मदद से, कीवर्ड के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं, ठीक है ना, और इंडेक्सिंग करके आप लोगों को डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो स्पाइडर्स एंड क्रॉलर्स का हेल्प लेके सर्च इंजन सर्चिंग करते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो नाम आपको याद मैं कराऊंगी। इसके अलावा ये सारे एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं, बिंग हो गया, बाइडू हो गया, याहू हो गया, गूगल हो गया, आस्क हो गया, है ना, ऑल हो गया, डक डक गो बड़ा फेमस है, नाम बड़ा अजीब है इसीलिए बड़ा फेमस है, ठीक है ना। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फर्स्ट सर्च इंजन का पूछा जाता है, आर्काई इसका नाम है। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट वेब सर्च इंजन की मैं बात करूं तो अल्टा विस्टा इसका नाम है, पर पहला नहीं है, पहला है आर्ची या फिर आर्काई, दोनों में से जो भी आप लोगों को सही लगे वो बोल लो, पर लिख के यही आना है। कुकी वो खाने वाली कुकी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कुकी जो है वो एक तरीके का स्मॉल चिट है, एक स्मॉल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। देखो हम लोग जो इंटरनेट पढ़ रहे हैं ना, ये इंटरनेट हम पढ़ रहे हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर्म के अंदर। अब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि एक ग्लोबल नेटवर्क है, बहुत बड़ा सा इंटरनेट नेटवर्क है हमारे पास, यहाँ पर एक हमारे भाई साहब हैं चपलू जी जो कि हमारे क्लाइंट भाई साहब हैं, और ये जो है ये है हमारे सपलू जी जो कि हमारे सर्वर भाई साहब हैं। क्लाइंट भाई साहब जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं सर्वर सपलू जी से। तो ये जो भाई साहब हैं ये जाएंगे और सर्वर पर बोलेंगे कि मुझे जी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सर्विस चाहिए है। तो सर्वर भाई साहब जो है पहले इनका आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे कि भाई आप सही भी हो कि नहीं हो, आप ऑथेंटिक हो भी कि नहीं हो, ऐसे टाइम पास तो नहीं कर रहे हो, तो इनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब जब पहली बार चपलू जी गए थे सपलू जी के पास में, तब इन्होंने अपना एक आइडेंटिटी कार्ड बना दिया, और ये आइडेंटिटी कार्ड जो है ना, अब ये किसको दे दिया, चपलू जी को ही दे दिया। तो जब चपलू जी वापस जा रहे होंगे ना अपने घर पे, तो उनके पास में ये आईडी चला गया, पर चपलू जी को ये पता नहीं होता है, पर ये जा रहा है इनके साथ में, और इनके सिस्टम पे जाकर ये आईडी कार्ड सेव हो जाता है। अब होगा क्या, जब दूसरी बार कभी भी ये सर्वर के पास में जाएंगे, काम करेंगे, तो अब सर्वर जो है उसे इनका दोबारा से आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी कार्ड जो पहली बार में बन गया था ये इनके साथ चलेगा, और इस साथ से जो है अब इनका कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार नहीं करना पड़ेगा ना आइडेंटिफिकेशन, एक बार ही करना पड़ेगा। तो ये जो आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन कार्ड बना है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कुकी। क्या बोलते हैं जी, कुकी बोलते हैं। अब सिनेरियो ऐसा है कि अगर टेक्निकल टर्म्स में मैं आपको बोलूं तो कुकी से और कैसे सवाल बन सकता है, कुकी कौन क्रिएट करता है, तो कुकी क्रिएट करता है सर्वर। कुकी जो होती है वो कहां पर सेव होती है, तो वो सेव होती है आप लोगों के क्लाइंट के पीसी के ऊपर, क्लाइंट मशीन के ऊपर। क्लाइंट मशीन में कहां पर सेव होती है, अगर ये भी सवाल पूछ लिए जाए तो आप बता दीजिएगा कि वेब ब्राउजर के पास में सेव किया जाता है। आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कुकी का, कि क्या कुकी हमेशा अच्छी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी नहीं। कुकी जो है वो कैसी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कैसे बुरी होगी, जब ये रास्ते में जा रहे थे और रास्ते से जाते जाते भेलपुरी खाते खाते यहाँ पर जो है वो कौन मिल गया, यहाँ पर इनको मिल गया एक मैलवेयर। कौन मिल गया, एक अटैकर, एक मैलवेयर। तो ये भाई साहब ने क्या किया, ये भाई साहब ने इस आईडी के अंदर अपना भी क्या कर दिया, मैलिशियस कोड चिपका दिया, क्योंकि क्लाइंट भाई साहब को तो पता ही नहीं था ना कि मेरे साथ में कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये तो रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, इनको कुछ नहीं पता था। बट अब ये जो है आइडेंटिफिकेशन कार्ड, इसमें ये जो मैलवेयर वाले भैया जी थे हमारे, ठीक है ना, बड़े डेंजरस से, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो कोई ना कोई मैलिशियस कोड, कोई ना कोई एब्रप्ट कोड, कोई ना कोई ऐसे टेढ़ा काम करने वाला कोड जो है वो इस आइडेंटिफिकेशन के साथ भेज दिया। अब ये कहाँ चले जाएगा, क्लाइंट की मशीन में चला जाएगा। तो क्लाइंट की मशीन में जब चला जाएगा
तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट, क्या कि कुकी जो है वो हमेशा अच्छी होगी, नहीं. कुकी हमेशा बुरी होगी, नहीं. कुकी कैन बी गुड, कुकी कैन बी बैड. क्या कुकीज को मैलवेयर बनाने के काम में लिया जा सकता है? द आंसर विल बी यस. इस तरीके के बहुत सारे सवाल है जो कुकीज से बन सकते हैं. रेडियो प्रसारण के ऊपर है भैया सवाल. रेडियो ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड. A keyboard communication with the computer is an example of simplex type of transmission mode. Walkie-talkies operate on half duplex transmission mode. Telephone calls are one example of full duplex transmission mode. ये full duplex, half duplex, automatic ट्रांसमिशन मोड्स, ये सब क्या होते हैं, अगर ये पता होगा तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. तो हमारे पास में जो मोड है कम्युनिकेट करने के इंटरनेट की वर्ल्ड में, वो 3 तरीके के होते हैं. एक हमारे पास में होता है सिंप्लेक्स तरीका, एक हमारे पास में होता है हाफ डुप्लेक्स तरीका, और एक हमारे पास में होता है फुल डुप्लेक्स तरीका. 3 तरीके होते हैं हमारे पास में. अब ये जो आप लोगों का सिंप्लेक्स तरीका होता है, इसका मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कम्युनिकेशन सिर्फ वन साइडेड हो. वन साइडेड हो मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ टेलीविजन और टेलीविजन का रिमोट, इनके बीच में जो आपस में कम्युनिकेशन है वो कैसा है, सिंप्लेक्स है. रिमोट टेलीविजन से कम्युनिकेट कर रहा है, टेलीविजन थोड़ी ना रिमोट चलाता है. कभी ऐसा हुआ है क्या? देखो हमारे यहाँ पे तो नहीं है ये चलन, हम रिमोट से ही टीवी चलाते हैं. टीवी से रिमोट हम अभी तक चला नहीं पाए हैं. हमारे जयपुर में तो नहीं आई है इतनी टेक्नोलॉजी, आप लोगों के शहरों में आई हो तो पता नहीं है, हमारे तो नहीं चल रही है. तो ये जो है ये सिर्फ रिमोट से टीवी का कम्युनिकेशन है, वन साइडेड कम्युनिकेशन है, वन वे है. तो इसे अपन क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स बोलते हैं. जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपका कीबोर्ड आपके कंप्यूटर पे कम्युनिकेट करता है, कंप्यूटर कीबोर्ड को टाइप करके कुछ नहीं देता है. ठीक है जी, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही लिखी हुई है यहाँ पर. इसके अलावा देखो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है. हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है जब कम्युनिकेशन दोनों तरफ हो पर सेम टाइम पर ना हो. जैसे वॉकी टॉकी, वो देखा है ना आपने मूवीज के अंदर होता है हेलो ओवर, फिर सामने से बोलता है हेलो ओवर, है ना. वो आपने अगर नोटिस किया हो, पुलिस वाले भी लेके घूमते, ट्रैफिक पुलिस वाले, पकड़ा ही होगा आपको कभी ना कभी तो किसी ने हेलमेट नहीं पहनने की वजह से, रेड लाइट क्रॉस करने की वजह से. तो जब वो नोटिस करते हैं इस रेड लाइट पर छूट जाते हैं तो वो वॉकी टॉकी से मैसेज करते हैं ताकि अगले रेड लाइट पर पकड़े जाओ आप और फिर आपसे चालान ले बढ़िया वाला. ठीक है ना. तो वो कम्युनिकेशन जो होता है कि जो 2 वे तो होता है मैम, पर 1 एट अ टाइम, साइमल्टेनियसली नहीं होता है 2 वे, उसे हम कहते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स. और ऐसे ही होता है अपना फुल ड्यूप्लेक्स, जिसमें दोनों तरफ बातें हैं और दोनों तरफ साइमल्टेनियस बातें हो रही है. जैसे आपका टेलीफोन, जब हम लोग फोन पे बात करते हैं तो दोनों तरफ बात हो रही है और दोनों तरफ साइमल्टेनियसली बात हो सकती है. फोन पे ऐसा नहीं होता है कि मैं आज बात कर रही हूँ आपसे, आप कल मुझे जवाब दोगे, साइमल्टेनियस होता है. तो टेलीफोन बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि कैसा एग्जाम्पल है, फुल डुप्लेक्स का. वॉकी टॉकीज किसका एग्जाम्पल है, हाफ डुप्लेक्स का. यानी बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4. अगला सवाल जो है वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, टोपोलॉजी. ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टोपोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब होता है रास्ता, आप कह सकते हो वे बोल सकते हो, वे. इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हो. तो आपके पास में अगर इमेजिन करिएगा, हम लोग जब इंटरनेट टर्म पढ़ते हैं, याद है हम जब इंटरनेट टर्म पढ़ते हैं ना, तो इंटरनेट के अंदर मैम आपने बताया था ऐसे बहुत सारी नोड्स होती है ना, ऐसी बहुत सारी नोड्स होती है. ये सारी की सारी नोड्स जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है. तो जिस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ना, ये नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, नोड 4 है, नोड 5 है, इसे हम लोग नोड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग टर्मिनल भी बोलते हैं, है ना. और यही जो है ये हमारा होस्ट है, यही हमारा डेस्टिनेशन है, यही हमारा सोर्स है. तो ये जो आप लोगों के सभी नोड्स है ना, टर्मिनल्स है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है ना. फिजिकली किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, लॉजिकली एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, उस रास्ते को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, टोपोलॉजी नाम देते हैं. क्या बोलते हैं हम, टोपोलॉजी नाम देते हैं. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सभी के सभी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट करती है, तो उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं. आपके सामने मैंने बनाया भी, सारी की सारी जो नोड्स है वो एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट कर रही है. अब जैसे 1 और 4 है, अगर 1 को मैसेज भेजना है, अब 1 कौन है, 1 है अपने पप्पू या पपलू जी.
और 4 जो है वो है अपने गंगू जी। अब पपलू जी को गंगू जी को मैसेज भेजना है कि और हेलो हाय कैसा है भाई साहब। अगर इसको ये मैसेज भेजना है तो डायरेक्टली नहीं भेज सकता क्योंकि कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है इस टोपोलॉजी में। तो ये किसके थ्रू भेजेगा, वाया 3 के थ्रू भेजेगा। तो पहले 3 के पास जाएगा, यानी कि किसके पास जाएगा, टपलू जी के पास में जाएगा। फिर टपलू जी जो है वो क्या करेंगे, गंगू जी को बोलेंगे कि अरे पपलू जो है तेरे को हाय बोल रहा है। मीडिएटेड कम्युनिकेशन हो गया है। ठीक है जी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्या इसे हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं, बस बोलते हैं, मैश बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने एक टोपोलॉजी ड्रॉ कर रही हूँ। लेट्स प्ले अ गेम। मुझे बताइए कि ये जो टोपोलॉजी मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ ये कौन सी टोपोलॉजी है। ये जो टोपोलॉजी है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ करी है ये कौन सी टोपोलॉजी है, बताइए जी। यहाँ पर नोड ए है, नोड बी है और नोड सी है। कौन सी टोपोलॉजी है ये, देखो ए बी से रिलेटेड कर रहा है, ए सी से भी रिलेटेड है, सी जो है वो ए से भी रिलेटेड है, बी से भी रिलेटेड है। यानी हर एक नोड जो नेटवर्क में आपकी मौजूद बाकी सभी नोड्स उनसे डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। इसे हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। रिंग नहीं है ये मैश टोपोलॉजी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स 3 है इस वजह से आप कंफ्यूज हो गए, बट एक्चुअली मैं इस टोपोलॉजी को मैं मैश टोपोलॉजी बोलूंगी। आपके पास में हर एक नोड अपनी बची हुई सभी के सभी नोड्स के साथ कनेक्टेड है। तो अगर n नोड्स आपके पास में तो हर एक नोड n-1 नोड से कनेक्टेड है। अपने आप को छोड़ के जितनी भी नोड्स है सबके साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर बात की जाए तो जो आप लोगों की बस टोपोलॉजी है और जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है वो वन एंड द सेम थिंग है। फर्क सिर्फ इतना है कि बस टोपोलॉजी इस तरीके से आप पढ़ते हो ऐसे हॉरिजॉन्टल, और अगर दोनों हॉरिजॉन्टल एंड्स को मैं कनेक्ट कर दूं तो वो क्या बन जाती है, रिंग टोपोलॉजी बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। ये आपके पास में एक वायर है ना, ऐसा सीधा वायर। इस सीधे वायर के ऊपर अगर मैं सारे के सारे कनेक्टिंग नोड्स कर दूं तो वो बस टोपोलॉजी कहलाएगी। अब ये जो इसके दो एंड पॉइंट्स है इनको अगर मैं ऐसा जोड़ दूं, है ना, इनको अगर मैं ऐसा जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे आपके पास में रिंग टोपोलॉजी। क्या बन जाएगा, रिंग टोपोलॉजी बन जाएगा। ठीक है जी, रिंग टोपोलॉजी के अंदर आप जो है वो अपने नेक्स्ट नोड से कनेक्ट करते हो, बाकी सभी नोड से नहीं कनेक्ट करते। ठीक है, कहां गया पेन, समझ गया क्या, थम्स अप एक बार जल्दी से लाइव चैट के अंदर, समझ में आया तो। अगर बात किया जाए तो जो ये आप लोगों का रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं ईथरनेट केबल में या ईथरनेट प्रोटोकॉल में। जो हमारी लैन होती है ना, लैन कनेक्टिविटी, लैन की फुल फॉर्म जरा कमेंट सेक्शन में बता देंगे सब हमारे समझदार दोस्त हैं यहाँ पर। तो जो लैन टोपोलॉजी है वहां पर आप लोगों का जो है वो ईथरनेट केबल इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो आप लोगों की लैन टोपोलॉजी है ना, इस लैन टोपोलॉजी में यूज होने वाली रिंग टोपोलॉजी को हम टोकन रिंग भी बोलते हैं। इसी को हम लोग FDDI टोपोलॉजी सिस्टम भी बोलते हैं। FDDI की फुल फॉर्म भी जरा कमेंट सेक्शन में सभी प्यारे मित्र उत्तर के रूप में लिख देंगे। सभी के सभी लोग जल्दी से, बहुत ही ज्यादा जल्दी से लिख देंगे। लोकल एरिया नेटवर्क तो चलो ठीक है, ये तो हो गया, और बताओ।
फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, वेरी गुड, चलिए जी, है ना। तो ये सारी टोपोलॉजीज पर सवाल आते हैं। इसके अलावा दो और टोपोलॉजीज है। एक है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर आपके पास में ऐसा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता है, ऐसा टोपोलॉजी जिसके अंदर एक नोड्स है और उसके ऐसे दोनों कनेक्टिंग नोड्स है, दोनों नोड्स के बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। इसे ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, हायरार्कियल आपके पास में स्टार टोपोलॉजी लग जाती है। एक होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। ये क्या है, मिक्स वेजिटेबल है मैम, सारी चीजें मिक्स कर देते हो तो हाइब्रिड बन जाती है। मैश भी है, थोड़ा सा भिंडी भी है, थोड़ा करेला भी है, थोड़ा आलू भी है, मिक्स वेज बना दिया है, तो हाइब्रिड मतलब मिक्स टोपोलॉजीज। ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जिसमें आप लोगों को कुल मिला के 3 चीजें जो समझनी है, सिंबल समझने हैं, क्वांटिफायर समझने हैं, एंड देन आप लोगों को उन क्वांटिफायर का रिलेशनशिप समझना है। एक स्लाइड जिससे ये तीनों चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज समझनी रहेगी कि ये जो पूरी की पूरी स्लाइड है, इसमें सब लिखा हुआ है, क्वांटिफायर भी है, रिलेशनशिप्स भी है, इसके साथ साथ रिलेशनशिप्स का आपस में क्या इंटर रिलेशन है, और आप लोगों को कौन कौन सी चीजें याद करनी है। सबसे पहले क्वांटिफायर पे आते हैं। आपको सारे क्वांटिफायर समझने हैं। जब कोई भी एक प्रोपोजिशन लिखा जाता है, जैसे अभी लिखा था दैट ऑल कैट्स आर कार्निवोरस, इसे आप 4 चीज़ों में तोड़ सकते हो। वो 4 चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप कैसे तोड़ सकते हो। आपके पास में जब लिखा है ऑल कैट्स आर कार्निवोरस, ऑल मतलब क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी बताए वो क्वांटिफायर। कैट्स जिसके बारे में बात हो, सब्जेक्ट। कार्निवोरस जो बात हो, और हेल्पिंग वर्ब जो अंग्रेजी में होती है, इसे कहा जाता है कोपला, इसे कहा जाता है कोपला। अच्छा, आपके लिए जो कोपला होती है ना, ये आप लोगों को सेंटेंस की क्वालिटी बताने में हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्प करती है। और ये जो है, ये क्वांटिटी बताती है। अच्छा, ऑल का मतलब होता है सभी, सभी मतलब होता है यूनिवर्सल के बारे में बात हो रही है। अच्छा, मैं यहीं पर बोलूँ सम, तो सम का मतलब होता है मैम आप कुछ के बारे में बात कर रहे हो। वहीं पर अगर मैं आपको बोलूँ ऑल नॉट, तो आप बोलोगे ऑल नॉट मतलब सभी के सभी नहीं, यानी आप नेगेटिव बात बोल रहे हो मैम। और इसी तरीके से मैं बोलूँ सम नॉट, तो आप बोल रहे हो कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब ये भी आप लोग बोल रहे हो नेगेटिव सेंस में, बट पर्टिकुलर लोगों के बारे में। बस आप जो शब्द यूज करते हो वही तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है। जो बातें रोजमर्रा में बोलते हो वही स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है। पहचानो कैसे? मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास में दुनिया के अंदर टोटल 4 प्रकार के क्वांटिफायर्स होते हैं। या तो ऑल होते हैं, या नो होते हैं, या फिर आपके पास में सम होते हैं, या सम नॉट होते हैं। आपके पास में या तो यूनिवर्सल बातें होती है, या आपके पास पर्टिकुलर बातें होते हैं। सभी के सभी बच्चे खेलने गए, सभी के सभी बच्चे खेलने नहीं गए, यूनिवर्सल। कुछ बच्चे खेलने गए, कुछ बच्चे खेलने नहीं गए, पर्टिकुलर। कुछ बातें पॉजिटिव होगी, कुछ बातें नेगेटिव होगी। तो यूनिवर्सल की दुनिया ऊपर की दुनिया, पर्टिकुलर की दुनिया नीचे की दुनिया, पॉजिटिव दुनिया, ऑल वाली दुनिया, सम वाली दुनिया, जिसमें कोई नेगेटिव टर्म ही ना हो, वो अफर्मेटिव, यूनिवर्सल हो या पर्टिकुलर हो। ऐसे ही कुछ चीज़ें जिसमें नेगेटिव टर्म्स हो, स्ट्रेस वर्ड्स हो, नो, नॉट, नेवर, डोंट, इस तरीके के शब्द हो, तो ये आप लोगों का क्या होता है? नेगेशन होता है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में इन्हें पहचानने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वांटिफायर पता होने चाहिए, और उन क्वांटिफायर्स के क्वालिटी पता होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव बातें की जा रही है। आप कैसे याद करोगे? आप बनाओगे जेड, बनाना आता है? बचपन में वावल सीखे थे, ए सीखा था, ई सीखा था, आई सीखा था, ओ सीखा था, और यू को बोला था गेट आउट। ऑल हो गया, नो हो गया, सम हो गया, सम नॉट हो गया, खत्म कहानी। कांटा देखो दोनों तरफ लगता है, एक लड़ाई कर रहा है तो दूसरा वाला कोई प्यार नहीं करेगा, वो भी लड़ाई करेगा। अब ये लग गए कांटा, ये इन दोनों के बीच का, ये इन दोनों के बीच का, और अब ये दोनों बच गए तो इन दोनों के बीच का भी। यही डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया मैम। अब याद रखिएगा, ऊपर वाले जो लोग हैं उनके बीच में आता है कॉन्ट्रेरी, नीचे वाले जो लोग हैं उनके बीच में आता है सब कॉन्ट्रेरी। ऊपर वाले जो लोग हैं वो नीचे वाले लोगों से रिलेट करते हैं तो कहते हैं सब ऑल्टरनेशन। अगर इसी प्रकार से कांटे वाले लोग, कांटा लगाना, टोनी भैया ने लगाया था ना, कांटा लगा उईमा, तो उईमा से आता है कॉन्ट्रडिक्शन। अगर मैं कोई बात बोलूं और सामने वाला बिल्कुल ही मेरा उल्टा बोले तो हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए कांटा लग जाए तो कॉन्ट्रडिक्टरी। मैम ये सब तो हमको समझ में आ गया। आप तो ये बताइए कि हमसे सवाल जब पूछे जाते तो कैसे उत्तर देना है? उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको क्वांटिफायर पहचानना है।
क्वांटिफायर पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिफायर्स आपके पास में ऑल हो सकते हैं, नो हो सकते हैं, सम हो सकते हैं, सम नॉट, 4 ही प्रकार के हो सकते हैं। इनके अनेक नाम होते हैं। ऑल की जगह ईच आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, एनी आ जाएगा। नो की जगह नन आ जाएगा, नेवर आ जाएगा, नो वन आ जाएगा, ऑल नॉट भी आ सकता है। कुछ ना लिखा हो तो भी यूनिवर्सल ही कहलाता है। कहूँ स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल, तो कुछ लिखा नहीं है, ना ऑल लिखा है, ना नो लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, बट ये भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव में ही आएगा, ऑल ही है इसका मतलब भी। अगर सम लिखा है तो ऑलमोस्ट आ सकता है, फ्यू आ सकता है, अ फ्यू आ सकता है, मेनी आ सकता है, मोस्टली आ सकता है। सम नॉट लिखा है, पर्टिकुलरली नेगेटिव, तो आपके हार्डली आ जाएगा, सेल्डम आ जाएगा, स्केर्सली आ जाएगा। ये सारे के सारे सम नॉट की जगह आते हैं। यानी आपको सबसे पहले पता होने चाहिए रिलेशनशिप्स क्वांटिफायर्स के बीच में, कौन सा ऊपर की दुनिया, कौन सी नीचे की दुनिया, कौन सी लेफ्ट की दुनिया, कौन सी राइट की दुनिया। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइएगा, इनके बीच के रिलेशनशिप से समझने हैं जब इनके बीच के आप लोगों को रिलेशनशिप से समझने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनके आपस में कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड सब ऑल्टरनेशन। जेड बना के याद कर लोगे, ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी है, सम नॉट के बीच में सब कॉन्ट्ररी, ऊपर वाले दुनिया, सुपर वाले दुनिया, सुपर से ऊपर, नीचे वाले सब वाले दुनिया। देन आता है ऑल और सम नॉट के बीच में, या फिर नो और सम के बीच में, कांटा लगा था, कॉन्ट्रडिक्शन। फिर आता है ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों के साथ जब रिलेट करते हैं, दोनों दोनों पॉजिटिव, दोनों दोनों नेगेटिव, सब ऑल्टरनेशन, यानी कि ए और आई और ई और ओ के बीच में चारों तरीके के रिलेशनशिप हो गए। अब सोच के देखना, जब जेड बनाते हो तो लेफ्ट वाले लोग और राइट वाले लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों की बात करती हूँ। ऊपर आ जाओ आपके यूनिवर्सल में, जब यूनिवर्सल यूनिवर्सल है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रेरी है मैम, बट दोनों की क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी डिफरेंट है, तो वही तो लिखा है। देखो, डिफरेंट क्वालिटीज बट क्वांटिटी सेम है, दोनों यूनिवर्सल यूनिवर्सल है, बट एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ऐसे ही सब कॉन्ट्रेरी में यूनिवर्सल पर्टिकुलर पर्टिकुलर है, बट दोनों के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। फिर वही बात, क्वालिटी जो है वो डिफरेंट है, क्वांटिटी सेम है। ऐसे ही कांटा लगा, कॉन्ट्रडिक्टरी हुआ, तो मैम एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर था, तो अब एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर है और दोनों की क्वालिटी भी चेंज है, तो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों किस में चेंज होती है, कॉन्ट्रडिक्टरी में चेंज होती है। इसी तरीके से क्वांटिटी और आप लोगों की जो क्वालिटी है उसमें क्वालिटी अगर सेम रहे पर क्वांटिटी चेंज हो जाए, ऑल सम क्वांटिटी चेंज हो गई तो ऑल्टरनेशन है। क्वालिटी सेम रही, दोनों ही पॉजिटिव बातें कह रहे, तो क्वालिटी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, और क्वांटिटी मतलब कौन सा क्वांटिफायर लगा है, बस इतना समझ में आना चाहिए था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सा एक साथ ट्रू, कौन सा एक साथ फॉल्स। मैम ये कैसे, मतलब कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे कि हम लेंगे एक एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं वही बात, मैंने कहा दैट ऑल बॉय वेंट टू प्ले। मैं सिर्फ कॉन्ट्ररी बताऊंगी, बाकी सारे अपने आप कर लोगे। मैंने ये कहा ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, मैं ये कहती हूँ इसका कॉन्ट्ररी बनाओ, तो आप बोलोगे कि भाई नो बॉय वेंट टू स्कूल, यही बनाओगे। अब देखो यहाँ पर अगर नोटिस करो तो ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं क्या? मैम बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं ना एक साथ, क्योंकि भाई आप बोल रहे हो ना तो लड़कों की और खेलने की बात ही मत करो मैम, दोनों एक साथ फॉल्स हो गए। पर क्या दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं? मैम दोनों एक साथ कैसे ट्रू होंगे? ऑल और नो कभी भी एक साथ ट्रू हो ही नहीं सकते। अच्छा, एक को मैं जबरदस्ती बोलूँ कि तू ट्रू है तो दूसरा वाला अपने आप बोलेगा कि भाई अगर तू इसको ट्रू कर रहा है तो मैं तो फॉल्स हो गया। अच्छा, एक को मैं जबरदस्ती बोलूँ कि तू फॉल्स है तो सामने वाला ट्रू होगा क्या? अरे क्यों होगा, मुझे क्या पता। आपने कहा ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है, सभी के सभी लड़के खेलने नहीं गए हैं, तो मैम सभी के सभी भी नहीं जा सकते और कोई एक भी नहीं जा सकता, तो मैं डिटरमाइन कैसे करूं? अगर एक कॉन्ट्ररी में फॉल्स है तो सामने वाला अनडिटरमाइंड है, मुझे पता नहीं किसकी वजह से फॉल्स है। हाँ, बट अगर एक ट्रू है तो सामने वाला फॉल्स होगा ही होगा। एक साथ कभी भी फॉल्स हो सकते हैं पर ट्रू नहीं हो सकते। अगर ये रूल कॉन्ट्ररी का समझ आ गया तो सब कॉन्ट्ररी में बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, एक साथ ट्रू हो सकते हैं, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। एक ट्रू होगा सामने वाला अनडिटरमाइंड, एक फॉल्स होगा तो सामने वाला आप लोगों के लिए, सॉरी एक ट्रू होगा तो सामने वाला आपके लिए फॉल्स हो जाएगा, और अगर एक फॉल्स है तो सामने वाला अनडिटरमाइंड रहेगा। इस प्रकार से आपके कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी के रूल्स रहते हैं, यानी जो ये आप लोगों को मैंने बताया है। तो कॉन्ट्ररी के अंदर कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, कैन बी फॉल्स टुगेदर, कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, कैन बी ट्रू टुगेदर। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूँ एक ट्रू तो सामने वाला फॉल्स, एक फॉल्स तो सामने वाला अनडिटरमाइंड है, ये आपको कॉन्ट्ररी याद है तो सब कॉन्ट्ररी में उल्टा कर दो। फिर आती बात कॉन्ट्रडिक्टरी की, ये तो है ही एक दूसरे के ऑपोजिट, एक ट्रू सामने वाला फॉल्स, एक फॉल्स सामने वाला ट्रू, एक दूसरे का हमेशा ऑपोजिट बोलेंगे। अब बारी आती है सब ऑल्टरनेशन की। सब ऑल्टरनेशन में दुनिया का असूल लगाना है।
शिल्पा शेट्टी का यार कहे सुपर से ऊपर वाला डायलॉग बोला था, नीचे वाले लोग सब वाले लोग होंगे। शमिता शेट्टी सब है ना, छोटी बहन है। बड़ी बहन ने कोई बात सही बोली है तो छोटी बहन को माननी पड़ेगी ना। अगर बड़ी बहन ने कोई बात गलत बोली है तो छोटी बहन मानेगी क्या? नहीं मानेगी। बस ऐसे ही याद रख लेना, जो फॉल्स होता है, राइट, जो चीज आपकी फॉल्स होती है वो ऊपर की दिशा में बढ़ती है। पर्टिकुलर फॉल्स तो यूनिवर्सल भी फॉल्स। अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा मैम, बट अगर ट्रू की बात करूं तो नीचे गिर रहा है। अगर आपका पर्टिकुलर ट्रू है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, अनडिटरमाइंड हूं यूनिवर्सल के लिए। बट अगर भैया बड़ी बहन ने कोई बात बोल दी, यूनिवर्सल कोई बात ट्रू है, तो पर्टिकुलर में तो ट्रू होगी ही ना। यानी कि आप लोगों के लिए ट्रू नीचे की तरफ आता है, ट्रू ऑलवेज डाउनवर्ड्स, फॉल्स हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। फॉल्स बातें जल्दी जल्दी पहुंचती, नेगेटिव बातें ज़्यादा देरी तक और ज़्यादा लंबे दूरी तक जाती है भाई। तो यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर वाली किताब में मैंने ये सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिए हैं, आप ये भी ले सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको दी है जो कि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे रोज अपलोड होगी। आप डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, रोज ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें एक स्लाइड में पूरा टॉपिक होगा। अब मैंने आप लोगों को ये पूरी स्लाइड समझा दी है, ये समझा दिया पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर क्या होता है, क्वांटिफायर क्या होता है, उनकी जगह क्या नाम लिए जाते हैं, कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं और इन रिलेशनशिप्स में क्वालिटी और क्वांटिटी का क्या डिफरेंस होता है। ये सारे 4 टाइप के जो सवाल बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने तो दिखा दिए पर हम लोगों को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, स्टेप नंबर 1 क्वांटिफायर लगाओ। क्वांटिफायर में सम लिखा है तो सम मतलब होता है आई, नो लिखा है मतलब होता है ओ, सम नॉट लिखा है सॉरी ई, सम नॉट लिखा है मतलब होगा ओ, ऑल लिखा है मतलब होगा ए। क्वांटिफायर सबसे पहले लिखूंगी, आई बोल रहा है फॉल्स है, जेड बनाओ, ए ई आई ओ, ये कह रहा मैं फॉल्स, ये कह रहा फॉल्स, तो ये कहेगा मैं ट्रू, और ये भी क्या कहेगा, सॉरी ऊपर ले जाओ ना, ये क्या कहेगा मैं भी फॉल्स। नीचे वाला फॉल्स तो ऊपर वाला भी फॉल्स होता है, बताया था ना, फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है। और ये कांटा लगा हुआ है तो एक दूसरे के ऑपोजिट बोलेंगे। ए फॉल्स होना चाहिए, ई ट्रू होना चाहिए, ए फॉल्स होना चाहिए, ई ट्रू होना चाहिए। करेक्ट आंसर में ए का होना चाहिए मैम 2, ए का 2 यहाँ भी है, ए का 2 यहाँ भी है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देख लो, ई के लिए कह रहा है ट्रू। अगर ई ट्रू है तो आई जो है वो फॉल्स होगा क्या, बिल्कुल होगा। अगर ई ट्रू है तो ओ क्या होगा, ओ भी ट्रू होगा। ट्रू नीचे की तरफ आता है तो यानी कि आई और ओ ढूंढो, तो आई फॉल्स, ओ ट्रू, यानी कि बी का होगा 1। कांटा लगाइए इधर, ऑप्शन चूज करिए ए, करेक्ट आंसर ए। अरे एक लिंक भेज रही हूं, आप मुझे जानते हैं, आपको बता रही हूं कि एक लिंक आएगा, उस पर अपनी डिटेल डाल दीजिएगा। 25 लाख की लॉटरी लगी आपकी, आपको भरना ही है, आप भर दीजिए, आपको 25 लाख में ट्रांसफर कर दूंगी। क्या कभी आपके पास में भी ऐसा मेल आया है, लगता है कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, अदिति मैम भेज रही है लिंक तो बिल्कुल सही लिंक भेज रही होगी, तो भर देते हैं फॉर्म और ले लेते हैं 25 लाख की लॉटरी। 25,000 ही तो लगेंगे, 25 लाख का अकाउंट में आ जाएंगे और पता चलेगा कि जो 25 रुपए थे अकाउंट में वो भी उड़ गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रकार के साइबर अटैक्स या मैलवेयर्स होते हैं जो आप सभी लोगों ने आज के इस एडवेंट ऑफ इंटरनेट की जनरेशन में सुने होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी के अंदर इसी तरीके से मैलवेयर्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज 10 मिनट में सारे मैलवेयर्स रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के सेशन में मैलवेयर्स पर आप लोगों को जो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलते हैं कि ये ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, लॉजिक बॉम्ब क्या होते हैं, रूट किट क्या होता है, मैं आपको सबके कीवर्ड दिखाने वाली हूं एक ही स्लाइड से, जैसे कि प्रॉमिस किया था। सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आप लोगों से मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शंस पूछे जाते हैं, ऐसे आपसे बोल दिया कि देखो ट्रोजन हॉर्स का एक दे दिया, वायरस का एक दे दिया, वॉर्म्स का एक दे दिया और पूछा कौन सा क्या सही है। यानी अगर आप लोगों को इनके डिफरेंसेस भी नहीं पता है तो भी गलती होने के चांसेस हैं। इसके अलावा मैच द कॉलम क्वेश्चंस तो आपके पास आते ही हैं, देख लीजिए, स्पैम, स्पाईवेयर, फिशिंग, हैकिंग, इस प्रकार के अटैक्स। देन आप लोगों के लिए की लॉगर किसका एक एग्जांपल है, ऐसा आप लोगों के पास में सवाल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आईसीटी के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इस बार क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आप लोगों के आईसीटी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे देखो, आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया है, बीच में कुछ कुछ ब्लैंक्स दिए और आपके पास में ऑप्शंस हैं, आपको इन ऑप्शंस के बिहाफ पर डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों के टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों देख लो। अब मैं आप लोगों को जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहली बात, तो जब भी मन में आए मैलवेयर, तो मैलवेयर समझ जाना कि मतलब है कोई ऐसा आदमी जो है टेढ़ा, जिसके इंटेंशन से कैसे है, बिल्कुल ही खराब। अब मैलवेयर जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, कई टाइप के हो सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा खतरनाक और फेमस कौन से हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करूं तो मैलवेयर मतलब मैलिशियस इंटेंट, गंदा इंटेंट रखने वाले सॉफ्टवेयर्स, ऐसे जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को, प्राइवेसी को हैम्पर करने के लिए काम में आते हैं।
आपके लिए इस तरीके से बहुत सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम पर आ जाते हैं और आपके सिस्टम को क्या कर लेते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल करने लग जाते हैं। अब ऑथेंटिक यूजर अपने सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर उसे कंट्रोल कर रहा है। तो आपके सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है, उसे बना दिया गया है बॉट। जैसे कि रोबोट होता है जो एक प्रोग्राम उसके दिमाग में जो सेट है उसी तरीके से चलता है, बिल्कुल वैसे ही हार्म्ड आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बॉट्स, जो कि इन्फेक्ट हो जाते हैं। बॉट्स के साथ साथ इनको ज़ॉम्बी भी कहा जाता है। जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं वो साइबर अटैक्स की टर्म्स में ज़ॉम्बी भी कहलाते हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में ज़ॉम्बी बनाने के लिए, बॉट बनाने के लिए अलग अलग मैलवेयर्स काम में आते हैं, जिसमें दो सबसे फेमस, सबसे ज्यादा कॉमन है आपके वायरसेस और वॉर्म्स। बहुत ही इजी होता है, दोनों की एक सेम प्रॉपर्टी, कि दोनों अगर एक बार आपके सिस्टम में आ गए तो वो एक से कब 100 और 100 से कब 1000 और 1000 से कब 10,000 और 1 लाख हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं दोनों की दोनों ही। वायरस मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज। वॉर्म्स मतलब होता है राइट वन रीड मेनी, मतलब एक बार लिखो बार बार पढ़ो। अब ये दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, पर दोनों में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस और बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि आपके वायरसेस जो है वो पैरासाइट है, आपके फाइल पर लगे रहेंगे, जब तक वो फाइल आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक चुपचाप बैठे रहेंगे डॉर्मेट बनके। पर वॉर्म्स जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, पैरासाइट नहीं है। अगर एक बार वॉर्म आपके सिस्टम में आ गया तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से एक्सप्लॉइटेशन मचाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से वॉर्म्स और वायरसेस आप लोगों के दोनों ही सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, बट दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। आप सोच के बताना कमेंट सेक्शन में कि दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सा होता होगा और क्यों होता होगा। हिंट मैं दे चुकी हूं। अगर मैं बात करूं आगे तो आप लोगों के लिए आते हैं टॉर्जन्स। ये देखो, ये जो टॉर्जन टर्म्स है ना, इसके आगे हमेशा आपने देखा होगा हॉर्सेस लगा होता है। टॉर्जन का मतलब होता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि मैं आपको बोल रही हूँ कि एक लिंक भेज रही हूँ, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर लोगे क्योंकि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो। यानी आपको पता है कि एक लेजिटिमेट मैम है, भाई हम इनको इतने टाइम से देख रहे हैं तो ठीक है, मैम ने बोला है तो हम इस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मास्करेड करने वाले सॉफ्टवेयर जो दिखने में बिल्कुल लेजिटिमेट लगते हैं, लीगल लगते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, बट होते नहीं हैं। अंदर से क्या होता है, अंदर से होता है ये बिल्कुल ही मैलिशियस इंटेंट वाले। सो बेसिकली टॉर्जन्स जो है वो क्या करते हैं, लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, डिस्गाइज करते हैं एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये उल्लू बना के अपने ऊपर एज अ कैरियर बहुत और डेंजरस अटैक्स को आपके सिस्टम में छोड़ के जाते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है टॉर्जन हॉर्सेस। इसी तरीके से आपको याद रखना है, वायरसेस जो कि पैरासाइट होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, और आपके सिस्टम में आके जैसे ही आपने जिस फाइल पर ये हैं उन्हें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाया, .exe फाइल इनका एक्सटेंशन होता है। जैसे ही फाइल एग्जीक्यूट हो गई आपके वायरसेस एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। फिर आता है काली पहाड़ी वाला एग्जाम्पल, याद होगा पुराने स्टूडेंट्स को, नए बच्चों को बताती हूँ। रैंसमवेयर, रैंसम का हिंदी में मतलब ही होता है फिरौती। मैं आपको किडनैप कर लूं और आपके मम्मी पापा से बोलूं कि आपके बच्चे को तभी छोड़ूंगी जब आप मुझे 25 लाख रुपए देंगे, तो बस ये क्या किया मैंने, फिरौती मांगी आपकी रिहायत के टर्म्स पे। पता चल रहा मम्मी पापा 25 लाख हमको दे रहे हैं कि रख लो, 25 लाख भी रख लो और इसको भी रख लो जीवन भर। खैर ये वाला केस बनता है, तो ये है आपका रैंसमवेयर अटैक, जब आपके सिस्टम को कोई कैपिटलाइज कर ले और उसे छोड़ने का आपसे पैसा मांगे। क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में काफी टाइम बैन रही थी, उसका रीजन यही था कि वो रैंसमवेयर अटैक्स के लिए यूज होने लगी थी। अक्सर ये जो रैंसम मांगी जाती, फिरौती मांगी जाती थी, साइबर सिक्योरिटी को जो हैम्पर करने वाले सॉफ्टवेयर होते थे, रैंसमवेयर होते थे, उनके अंदर जो है वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा मांगता था हैकर। इसी वजह से जो है वो रैंसमवेयर अटैक्स या क्रिप्टो करेंसी आपकी बैन हुई थी। देन आते हैं सबसे खतरनाक, मैं कहूंगी, जो होते हैं कि आपके सिस्टम में चुपचाप आके सिर्फ और सिर्फ आपकी जासूसी करते हैं। चुपचाप सिस्टम में बैठे रहेंगे और स्पाई करेंगे, जो गौर से देखेंगे, सर्विलेंस करेंगे आप क्या करते हो, क्या क्या आपकी एक्टिविटीज है, कौन कौन सी इंटरनेट सर्विसेज का उपयोग आप कर रहे हो, आप की पर क्या क्या चीजें प्रेस कर रहे हो। इस प्रकार से आपका छुप कर आपकी जासूसी करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं आपके स्पाईवेयर। जैसे 2024 में पूछा गया की लॉगर्स किसका टाइप है, तो की लॉगर स्पाईवेयर का टाइप है। सोच के देखो, की लॉगर जो की आपने प्रेस करी है उसे कोई लॉग कर रहा है, छुप के बस देख रहा है कि आपने कौन सी की प्रेस करी है और सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। अब जैसे ही आप चले जाओगे तो वो पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपके सिस्टम पे लॉगिन कर लेगा, या आपके बैंक अकाउंट को लॉगिन कर सकता है, आपके पैसे निकाल सकता है, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल सकता है। तो की लॉगर भी एक प्रकार का स्पाईवेयर होता है। तो ये है आप लोगों की ब्रांड, जैसे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं। अब मैंने आप सभी लोगों से बोला कि मेल के आपके पास में या मेल के थ्रू आपके पास में जो है वो एक मैसेज आता है और आपसे बोला जाता है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है जी, आप जो है वो इस लिंक पर अपने डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए, हम आपको सारा पैसा ट्रांसफर कर देंगे और जो ट्रांसफर अमाउंट है वो लगेगा 25,000, तो आप इस अकाउंट के अंदर 25,000 डाल दीजिए। जब इस तरीके से हम इस 25 लाख के लालच के अंदर 25,000 देने को रेडी हो जाते हैं तो बस वही अटैक कहलाता है फिशिंग अटैक। आपके लिए जो फिशिंग अटैक होता है वो यही टाइप का अटैक होता है, जो एक सोशल इंजीनियरिंग टाइप का अटैक है। ये सभी के सभी अटैक जो मैं बताऊंगी ये सोशल इंजीनियरिंग, बाकायदा बड़ा सोशल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म तैयार करके आपसे क्या किया जा रहा है, चोरी की जा रही है। आपको ऐसे मेल्स आ रहे हैं, तो मेल्स के थ्रू फ्रॉड करना
इज फिशिंग। अगर यही चीज मैसेजेस के थ्रू होने लग जाए, एसएमएस के थ्रू होने लग जाए, तो इसे अपन स्मिशिंग बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे या आजकल आप लोगों के एसएमएस के ऊपर भी ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो इसे स्मिशिंग कहा जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कॉल आए, आजकल कॉल भी आता है, कॉल पर एक बहुत अच्छी सी लड़की सुरीली आवाज में एकदम मस्त श्रेया घोषाल बन के आपको बता रही होती है कि सर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है सर, प्लीज सर आप इस नंबर पे क्लिक करिए, ये नंबर डायल करिए, और बस आप एकदम मधुर आवाज में एकदम सुरों में खो जाते हो लड़की के, और पता चलता कि अच्छे खासे यार मेहनत करके 10 साल में 10,000 रुपए जोड़े थे और वो भी निकल गए 10 या 1 करोड़ के लालच के अंदर। तो अगर मेल के थ्रू आए तो फिशिंग, मैसेज के थ्रू आए तो स्मिशिंग, और फोन के थ्रू आए, कॉल के थ्रू आए तो विशिंग। ये तीनों वैरायटी आपको मैंने बता दी है। अच्छा, ऐसे ही होता है फिशिंग। फिशिंग होता है ना कि मछली को दाना डालना, जाल में बिछाना, बिल्कुल वैसे ही अगर मछली थोड़ी बड़ी हो जाए सोच के देखना, मछली थोड़ी बड़ी हो जाए तो ये आप लोगों का क्या होता है, फार्मिंग अटैक होता है। फार्मिंग अटैक होता है जिसके अंदर आप जो आपकी वेब ट्रैफिक है उसको आप रीडायरेक्ट कर रहे हो एक फेक वेब साइट के ऊपर। तो आपने बकायदा एक फेक वेबसाइट बनाई है बड़े मछली को जाल में फंसाने के लिए, इसे कहा जाता है फार्मिंग। फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना, ये सब चीजें जो है वो फार्मिंग के अंडर ही आती है। लेडीज वर्सेस रिकी वहल मूवी में देखी होगी आपने, उसके अंदर जो अनुष्का शर्मा करती है वो फार्मिंग अटैक ही करती है। ऐसे ही एक होती है जिसको हम बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग मतलब ये होता है कि आप टारगेटेड किसी एक पर्टिकुलर टारगेट का ऊपर पूरा रिसर्च करके और बकायदा प्लानिंग करके आप डायरेक्ट करके उस पर फिशिंग अटैक करो, तो इसे कहा जाता है स्पीयर फिशिंग। टारगेटेड रिसर्च के साथ में काम करना। एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स ऐसे अटैक्स होते हैं जिसके अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो इसीलिए ये सारे के सारे सोशल मीडिया अटैक्स हैं। अब जल्दी जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं कुछ और मैलवेयर अटैक्स। सबसे पहले लिखा है रूट किट। रूट किट एक ऐसा अटैक होता है जो अटैक्स का भंडारा होता है। रूट मतलब होता है जड़, तो ये क्या करता है, सिस्टम में आता है और जड़ डाल देता है और इससे फिर अलग 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 अटैक्स निकलने लगते हैं। तो इसका कीवर्ड क्या है, इसका कीवर्ड है कि ये मॉडिफाई करता है और कंट्रोल करता है आपके सिस्टम को। एक होते हैं बैकडोर्स। बैकडोर्स मतलब पीछे का दरवाजा बनाते हैं, आपके सिस्टम में आएंगे, बिल्कुल लेजिटिमेट लगेंगे, पर पता चलेगा पीछे से दरवाजा बनाया हुआ है। कुछ होते हैं ना हमारे ऐसे मित्र होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारी जड़ें काट रहे होते हैं, ये वही वाले बैकडोर्स हैं, ये वही बैकडोर्स की कहानी है। देन आता है आपके लिए लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स ऐसे अटैक्स होते हैं जो बिल्कुल टाइम बॉम्ब के कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं। जैसे कि लॉजिक कोई एग्जीक्यूट हो गया, मान लीजिए कहा कि 2 बार अगर आपने डबल क्लिक किया तो, आपने सिंगल बार क्लिक किया तो ये एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब होता है ना कि टाइम के बाद में एक्सप्लॉइट हो जाएगा, फूट जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो होते हैं आपके लॉजिक बॉम्ब्स। ऐसे ही होता है आपका मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक क्या करता है, ये आपका एक ऐसा अटैक है जो कि आपके यूजर और आपने जो सर्विसेज ली हुई है उनके बीच में बैठ जाता है। तो बेसिकली ये दोनों तरफ से क्या कर सकता है, अटैक आपको कर सकता है। देन आता है आप लोगों के पास में XSS, क्रॉस साइटिंग अटैक्स इसे बोला जाता है। ये जो अटैक होता है ये बेसिकली आप लोगों के मैलिशियस ब्राउजर अटैक्स होते हैं। यूजुअली जितने भी आप लोगों के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो जावास्क्रिप्ट पे बनाए हुए ब्राउजर्स हैं, उन पर अटैक करने का काम करता है। देन आते हैं आप लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस एंड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। मैंने आपको ये अटैक पढ़ाया था, कैसे मैं याद दिलाती हूँ। जब भी इमेजिन करना कि आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे आना चाहो और आप ऑथेंटिक यूजर हो, आपने साइन अप किया हुआ है, बट स्टिल जेआरएफ अड्डा की तरफ से आपको मैसेज आए कि नहीं नहीं आप ऑथेंटिक नहीं हो, या हमारा सर्वर अभी बहुत बिजी, आप प्लीज जाइए। इरिटेशन हो जाएगी ना, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, आपका मन खराब हो जाएगा और आप बोलोगे यार मेरे को तो यूज ही नहीं करना है जेआरएफ अड्डा, और आप किसी और एप्लीकेशन पे चले जाओगे। तो बस इसी तरीके से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की लड़ाई, मिंत्रा और आपके आजियो की लड़ाई, ये बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े बिजनेस ब्रांड क्या करते हैं, आपके एक सर्वर की लिमिट होती है कि वो एक बारी में कितने रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, वो सभी की सभी फेक रिक्वेस्ट भेज देते हैं सामने वाले के सर्वर के ऊपर। तो उनका सर्वर डाउन हो जाता है, वो जवाब देने के लायक नहीं बचता है ऑथेंटिक रिक्वेस्ट के लिए, तो उनकी जो बिजनेस है वो बढ़ जाता है। अब मेरा मन था पढ़ाई करने का, तो यहाँ नहीं हो रही तो मैं वहां जाके पढ़ाई कर लूंगी, यहाँ नहीं खरीद पा रही हूँ कोई सामान तो अमेजॉन पे जाके खरीद लूंगी। इस प्रकार से होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और यही अटैक जब बहुत बड़े लेवल पर हो जाए तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। एक मास्टरमाइंड होता है, मास्टर कंप्यूटर जो होल्ड करता है सभी के सभी कंप्यूटर्स को बॉट बना लेता है और फिर उन सबको कंट्रोल करता है और उन सब से एक सेम टाइम पर ट्रैफिक जनरेट करता है और अटैक कर सकता है। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इन सब के कीवर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लडिंग ऑफ जो आप लोगों का रिक्वेस्ट है वो करने का काम कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। जब भी बात आती है टाइप्स ऑफ रिसर्च की, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड का एक ऐसा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है। आप सब लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट में रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट का वेटेज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वो इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है आपके पीएचडी से। अब आपके लिए मैं इस वीडियो में लाई हूँ 30 ऐसे टाइप की रिसर्च जो आप लोगों के एकदम टिप्स पे हो जाने वाली है अगले 10 मिनट के अंदर। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है और मुझे बताना है कि आपको ये सारे टाइप्स याद हुए या नहीं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो जब टाइप्स ऑफ रिसर्च आप लोग देखो तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखो। आप लोगों के पास में असर्शन रीजन है, एक टाइप की रिसर्च गिवन है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोलते हैं, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर सवाल बना है।
और सवाल देखो तो देखो सारे ही टाइप बन सकते हैं। इंटरोगेटिव एक पूरी की पूरी डेफिनेशन गिवन है, बताना होता है कौन से टाइप की है। फिर अलग अलग टाइप की रिसर्च यहाँ पर गिवन है देखो, और उनके आप लोगों को रिसर्च पर्पस पूछे हुए हैं, मैच द कॉलम करना है। इस तरीके से स्टेटमेंट जिसमें कोहरट गिवन है, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज गिवन है, आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। फिर आप लोगों के पास में मल्टीपल सिलेक्शन भी होता है, यानी कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो सभी टाइप के अंदर रिसर्चेज पॉसिबल होती है। अब जैसा मैंने बोला कि 3 सिंपल स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 लिख देती हूँ, 2 लिख देती हूँ, 3, ये 3 सिंपल स्टेप्स है जिसमें आप कभी भी कोई भी टाइप के रिसर्च का क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत बेसिक समझ है ना रिसर्च का तो भी आप एनालाइज करके और गेस वर्क कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चॉइस एलिमिनेशन में हेल्प करेगा आपकी। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन के अंदर क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव लिखा हुआ है बात, ये पहचान लो। देखो आपके पास में एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इनको आगे आपको लिखना है कि ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, इंडिविजुअली सभी ऑप्शंस के आगे भी। तो इसके लिए आपको पता होने चाहिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के फीचर्स, वो मैं अभी बताऊंगी, आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है। देन आता है आप लोगों के पास में वाइब मैचिंग। देखो वाइब मैचिंग का मतलब होता है ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव मैच करेगा, क्वालिटेटिव मैच करेगा। अगर आपके पास में आ जाते हैं बोथ वाले सवाल तो यहाँ पर भी देखना 100% बोथ वाला होगा। अगर बोथ वाला यहाँ है यहाँ नहीं है तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। एंड देन थर्ड आता है आप लोगों का जो कि है आपका सीधा कीवर्ड आपको दिखने वाला है। क्या कीवर्ड है वो अभी बताऊंगी। एक और चीज़ है जो मैं बताती हूँ, पूरी की पूरी रिसर्च में हम 2 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, कॉज और आप लोगों का इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट के बीच में जो होता है उसे अपन कहते हैं कॉजेशन, यानी कि एक्चुअली में आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिश्तेदारी है, दैट इज योर कॉजेशन। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को या तो आप लोग प्रेजेंट में स्टडी करते हो या आप लोग स्टडी करते हो पास्ट पर्सपेक्टिव से या फिर स्टडी करते हो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। अब देखिए ध्यान से, अगर आप लोग इसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हो तो आप लोगों के पास में एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ रिसर्चेज आ जाएंगे, प्योरली कोरली क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें आप लोग फ्यूचर पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हो। अब प्रोस्पेक्टिव बार बार बोल रही हूँ तो ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी अगर है तो भी यहीं पर आ जाएगी। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल यहाँ आया तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल के साथ पीछे लगता है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल भी, जो कि बनने की कोशिश करे पर बन नहीं पा रहा है। ऐसे ही अगर मैं प्रेजेंट टेंस के अंदर बात करूं तो प्रेजेंट में जब आप इफेक्ट को स्टडी कर रहे होते हो, दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो, इट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी यही स्टडी होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो भी यही है, जिसमें आप प्रेजेंट टेंस के अंदर इफेक्ट को स्टडी कर रहे हो। अब हो चुका है आपके सामने और पास में जाके एनालाइज कर रहे हो कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, बट एक्चुअली में जो है वो सामने है आपके, रेट्रोस्पेक्शन स्टडी कर रहे हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव में तो प्रेजेंट टेंस में जो चीज़ जैसे आप वैसे डिस्क्राइब कर रहे हो। अब अगर मैं बोलूँ तो आप इसे क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी कर सकते हो, क्वालिटेटिव में भी। क्वालिटेटिव में करोगे तो जैसे कि केस स्टडी, जिसमें आप इन डेप्थ एनालिसिस करोगे डेटा का, और आप लोग अगर क्वांटिटेटिव में करना चाहते हो तो क्वांटिटेटिव में करोगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल सर्वे स्टडी, ये एक तरीके का डिस्क्रिप्शन है। प्रेजेंट टेंस के अंदर जो चीज़ जैसे आपको दिख रही है वैसे ही उसे डिस्क्राइब करना, क्या का उत्तर देना। अब ऐसे ही अगर मैं पास्ट की बात करूं तो देखो पास्ट के अंदर जैसे आप लोगों की हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है ना, इवन एक्सपोस्ट फैक्टो भी यहाँ पर आप लोगों का आ सकता है। हिस्टोरिकल मतलब आप पास्ट के अंदर जा रहे हो, आर्टिफैक्ट्स पढ़ रहे हो और आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, दैट इज सिंपली और पास्ट में जाके स्टडी करना इफेक्ट को हिस्टोरिकल स्टडी। देखो कुछ स्टडीज तो यहीं पर आ जाती है। अब आती है बात, अगर मैं बोलूँ कि मैं कॉजेशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं एक्सप्लेनेटरी पे बात कर रही हूँ, एक्सप्लेनेटरी, या आप कह सकते हो मैं एनालिटिकल के ऊपर बात कर रही हूँ, जिसमें आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो कॉजेशन को, क्यों कॉज है इफेक्ट का, इस तरीके से आप स्टडी कर रहे हो। तो देखो कुछ स्टडीज तो आप लोगों को वैसे उनके फील्ड से ही पता लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही और थोड़े टाइप की रिसर्चेस पढ़े तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिवनेस। अब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिवनेस के अंदर डिफरेंस ये है कि ये आप लोगों को भाव बताता है, मीनिंग बताता है, फीलिंग बताता है। अगर मुझे अपनी नॉलेज गेन करनी है, नॉलेज का कॉर्पस बड़ा करना है तो मैं जाऊंगी क्वालिटेटिव के ऊपर। उसके लिए ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत नहीं है, छोटा सैंपल चलेगा। छोटे सैंपल अनस्ट्रक्चर्ड वे में, फ्लेक्सिबल फॉर्म में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि एक से ही पूरा पर्सपेक्टिव समझ के आराम से डिटेल एनालिसिस करके मैं अपनी थ्योरी जनरेट कर सकती हूँ। हाइपोथेसिस क्रिएट करना इसका एम होता है, टेस्ट करना इसका एम नहीं होता है। इंडक्टिव फॉर्म के अंदर एग्जाम्पल्स से थ्योरी की तरफ हम लोग यहाँ पर जाते हैं। नॉन रैंडम सैंपल भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें जल्दी डेटा मिल जाएगा।
ये जो है ये आप लोगों के सारे फीचर्स है क्वालिटेटिव के, जिसके अंदर आप लोगों के पास अनस्ट्रक्चर्ड होता है, नेचुरल सेटिंग लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर बात करूँ क्वांटिटेटिवनेस की, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है। हाइपोथेसिस बन चुकी है, उसको टेस्ट करना है, जो रिजल्ट्स आएंगे उसको जनरलाइज करना है पॉपुलेशन के ऊपर। ये एक ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन एम। आपका काम डिडक्टिव फॉर्म में हो रहा है, थ्योरी है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके किसी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल अप्लाइड रिसर्च आपकी प्योरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्योरली क्वांटिटेटिव है। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग एम है तो सैंपल का साइज बड़ा होना चाहिए है, बड़ा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और रैंडम होना चाहिए, क्योंकि रैंडम असाइनमेंट होगा तो आप लोगों के एरर्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे और मेजॉरिटी के बिहाफ पर डिसीजन ले सकोगे। तो पहले तो आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में पूरे के पूरे क्वेश्चन को बदल देना है। उसके बाद में देखो एक एक करके हम लोग जो है वो कीवर्ड पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक रिसर्च, जिसको प्योर फंडामेंटल बोलते हो, ऐसी रिसर्च जो कि प्योरली कैसी है, क्वालिटेटिव है, क्यूरोसिटी के बिहाफ पर होती है। थ्योरी जनरेशन एम होता है इसका, इंडक्टिव होती है। इसी में जो थ्योरी बनी है उसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर सॉल्व करने पे लगा रहे हो तो अप्लाइड रिसर्च लगा रहे हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ये आप लोगों की डिडक्टिव है, थ्योरी को अप्लाई करके प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम को, ये अप्लाइड रिसर्च है। इसके रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हो आप। बट इसका एक छोटा बहन है जो कि एक्शन रिसर्च, जो कि इस करंट सिचुएशन को, टेम्पररी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए बनाई गई है, एनहांस करने के लिए, एम्यूलरेट करने के लिए, चेंज करने के लिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस काम किया जा रहा है। वो मैथ्स के प्रोफेसर छुट्टी पे गए थे, उनकी जगह कोई एक और मैथ्स का प्रोफेसर आए थे, वो वाला एग्जाम्पल। अगर नहीं देखा है तो टाइप्स ऑफ रिसर्च का डिटेल वीडियो देख लेना, जो भी नए हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो आप लोगों की रिसर्च होती है इमीडिएट सोल्यूशन पे काम करती है। इमीडिएट सोल्यूशन कैसे आते हैं, एक साइकिल के अंदर आते हैं। पहले प्लान करते हो कोई भी सोल्यूशन को, फिर उसको एक्ट करते हो, ऑब्जर्व करते हो उससे क्या रिजल्ट आया और फिर रिफ्लेक्ट करते हो। ये है आप लोगों की क्वांटिटेटिव रिसर्चेस। इसके रिजल्ट जनरलाइज नहीं किए जा सकते क्योंकि टेम्पररी है, इसके करे जा सकते हैं अप्लाइड के। देन आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्योर क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसका काम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करो, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ऑब्जर्वेशन करो। इसका मेन एम ही यही है। जैसे आपकी आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर होती है, लैब वाली जो आपकी रिसर्च आपके दिमाग में आ रही है, सब को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। यहाँ पर एक्सट्रोनॉशियस वेरिएबल को आप हाईली कंट्रोल कर सकते हो या एलिमिनेट कर सकते हो इनके इफेक्ट को। दिस इज दी ओनली रिसर्च जिसमें ये करना पॉसिबल होता है। अगर मैं बात करूँ तो ये प्योरली एंड प्योरली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करने के काम में आती है। अच्छा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल है जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं, जो मैंने समझाया वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, जिनसे आपने डेटा कलेक्ट किया होगा, बिल्कुल रैंडम तरीके से काम कर रहे हैं, एकदम रैंडमाइजेशन है। अच्छा, इसी का एक और रिश्तेदार है भाई, जिसको बनना है ऐसा पर बन नहीं पा रहा है, दैट इज क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, फर्जी। इसमें आपका रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है पॉपुलेशन का, बस इतना डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम नेचुरल सेटिंग में आ गए हैं थोड़े थोड़े, तो यहाँ पर आपका एक्सट्रोनियस वेरिएबल इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। इधर इंटरनल वैलिडिटी बहुत हाई होगी, इधर इंटरनल वैलिडिटी हाई नहीं होगी। इसी से याद आया, कमेंट सेक्शन में बताना इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो आपकी आती है एक्सप्लेनेटरी, जो कि एक्सप्लेन करती है कॉजेशन को, फिनोमेना को डिटेल में एक्सप्लेन करने का काम करती है। स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, लिमिटेड डेटा के साथ एक्सप्लेनेशन पे काम करती है। एनालिटिकल भी यही है, बड़ी सी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, उसे अच्छे से एनालाइज करके समझना। देन आती है आप लोगों की बात कोहोरट और प्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ स्टडी। प्रोस्पेक्टिव जिसमें आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से प्रोस्पेक्टिव्स बना रहे हो, आप आउटकम्स क्या होंगे उसको प्रेडिक्ट करने पे काम कर रहे हो। और अगर मैं बात करूँ कोहोरट, तो देखो ये जो कोहोरट है ये ग्रुप को बोला जाता है। जो भी, जैसे से फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंसेज के अंदर जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बीपी का इशू है, ये सारे के सारे एक ग्रुप में आते हैं और उस ग्रुप को अपन बोलते हैं कोहोरट। जो सेम कैरेक्टरिस्टिक शेयर करे ऐसे ग्रुप को अपन बोलते हैं कोहोरट ग्रुप। तो उसकी स्टडी करना इस कोहोरट स्टडी करना सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखो आ गई हिस्टोरिकल। अपनी हिस्टोरिकल रिसर्च ऐसी रिसर्च जिसका काम होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थॉट प्रोसेस करने का, जिसका काम ही ऐसा है जिसमें हाइपोथेसिस ही रिक्वायर्ड नहीं थी। ओनली रिसर्च जिसमें हाइपोथेसिस ना भी बनाओ तो चलेगा, ना कोई वेरिएबल पे कंट्रोल, ना कोई सिचुएशन पे कंट्रोल, सिर्फ और सिर्फ जो आर्टिफैक्ट्स है, क्रिटिसिज्म है, इंटरनल या एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल करके हमारे थॉट प्रोसेस को हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट हो रही है, क्वांटिटेटिव फॉर्म है ये। देन आता है एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो अगेन क्वांटिटेटिव। एक्सपोस्ट फैक्टो मतलब कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी पास्ट में अगर हो चुकी है उसे आप प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हो। ऑलरेडी काम हो चुका है, मर्डर हो चुका है, अब आप प्रेजेंट में उसका इफेक्ट देख रहे हो और फिर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे हुआ होगा। तो व्हाट और हाउ को एनालाइज कर रहे हो प्रेजेंट के अंदर, पास्ट को देखते हुए।
कोई इवेंट अगर होने के बाद में जब हम उसे स्टडी करते हैं दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। इसको क्वाजी एक्सपेरिमेंटल बोलो क्योंकि इसमें भी रैंडमाइजेशन नहीं होता है, कोई वेरिएबल पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। देन आता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी प्रेजेंट टेंस के अंदर कोई भी चीज़ को जो जैसी है वैसे समझाना। अक्सर बोलते हैं जैसे ये पेन है, इस पेन को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करना मतलब सिर्फ बताना क्या है, एक्सप्लेन नहीं करना कि क्यों है, सिर्फ क्या पे जवाब देना इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये एक ऐसी रिसर्च है जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकती है। अच्छा, क्वालिटेटिव होगी तो आप केस स्टडी में चले जाओगे जहां पर इन डेप्थ एनालिसिस होगा, और अगर मैं बात करूं कि केस स्टडी के साथ साथ सर्वे स्टडी कर रहे हो तो दैट इज क्वांटिटेटिव। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जो कलेक्ट कर रहे हो लार्ज पॉपुलेशन के साथ में, वो भी प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आप लोग कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो योर क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऐसे ही आती है आप लोगों की एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है वो होती है एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, एविडेंस ओरिएंटेड। क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। एविडेंसेस मतलब हर चीज आप प्रूफ के साथ में बोल रहे हो, प्रूफ के साथ में मान रहे हो। साइंटिफिक स्टडी इज एम्पेरिकल स्टडी। एक होती है एक्सप्लोरेटरी स्टडी, एक ऐसी स्टडी जिसको पायलट स्टडी या फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमको क्लियर पिक्चर ना पता हो, हमको पता ना हो, प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन ना हो, अब हम करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहिए हमको, तो हम एक्सप्लोर करेंगे। हाइपोथेसिस बनी हुई नहीं है, हाइपोथेसिस बनाना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं है, तो उसके लिए पहले एक्सप्लोर करोगे और उसके बाद में आप लोग हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे, क्वालिटेटिव फॉर्म है। देन आती है आप लोगों के लिए एथोनोग्राफिक रिसर्च। एथोनोग्राफिक यूजीसी को बहुत पसंद है, पिछले 2 साल 3 साल में देखो एथोनोग्राफिक हर शिफ्ट में पूछा गया है। एथोनो का मतलब होता है कल्चरल ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो कल्चर वाइज आपने डिवाइड किया हुआ है, तो उसकी स्टडी इस कल्चरल स्टडी दैट इज एथोनोग्राफिक स्टडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना दुर्गा पूजा वाला एग्जाम्पल, मैं दुर्गा पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, क्या है, क्या पर्सपेक्टिव है, थॉट प्रोसेस क्या है उसके करने के पीछे, मैं ये पूरी स्टडी करना चाहती हूँ, तो मैं वेस्ट बंगाल जाऊँगी और वहाँ जाके दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करूँगी। रिसर्चर पूरी तरीके से इमर्ज होगा उस पूरी की पूरी सिचुएशन में और अच्छे से पार्टिसिपेंट बन के स्टडी करेगा, तो उसे हर एंगल से पता लगेगा। प्योर क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ स्टडी जिसके अंदर आप लोगों को रिसर्चर इमर्ज हो जाता है एनवायरनमेंट में और फिर अपने ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर रिसर्च कंप्लीट करता है। देन आती है आपकी सर्वे और आप लोगों की केस स्टडी, डिफरेंस बता चुकी हूँ। ऐसे ही एक और आती है क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। एक ही सैंपल को लंबे समय तक स्टडी करना इज लॉन्गिट्यूडनल, बचपन से 55 तक अपना डायलॉग। और एक होता है कि डिफरेंट सैंपल्स को एक समय पर स्टडी करना, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी। एक होती है आपकी पैनल स्टडी या कोहरेट स्टडी, ये भी लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म ऑफ स्टडीज ही कहलाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे। अब आती है बात ग्राउंडेड रिसर्च। अगेन एथोनोग्राफिक के साथ साथ ग्राउंडेड रिसर्च भी भैया टैटू वाला टॉपिक बन रखा है आजकल, यूजीसी को बड़ा पसंद है, बार बार पूछता है। ग्राउंडेड रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर डेटा क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, अप्रोच कैसी है, प्योरली क्वालिटेटिव है, बॉटम अप अप्रोच है, इंडक्टिव अप्रोच है। एग्जाम्पल डेटा आता है, उससे आप लोग क्या करते हो, पैटर्न फाइंड आउट करते हो, कोड करते हो, फिर मिमोइंग करते हो, यानी बेसिकली आप थ्योरी जनरेट करते हो। तो ये तरीका है ग्राउंडेड रिसर्च का, ठीक है जी। इंडक्टिव है, पैटर्न रिकग्नाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके अंदर हाइपोथेसिस एक्चुअली में आप क्रिएट करने का काम कर रहे हो। फिर आती है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशन का मतलब होता है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिश्ता है। अच्छा, वेरिएबल्स अगर नहीं पता है तो इसी जेआरएफ एक्सप्रेस में मैं ऑलरेडी सबसे पहला वीडियो रिसर्च का वेरिएबल्स पर ही बनाई थी, जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, इसका अगर जवाब चाहिए तो कोरिलेशनल रिसर्च लगाई जाती है। कोरिलेशन 3 तरीके से हो सकता है, जीरो कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, जीरो का मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। पॉजिटिव का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब एक को बढ़ाओ तो दूसरा बढ़ जाएगा, एक को घटाओ तो दूसरा घट जाएगा। नेगेटिव मतलब एक की वैल्यू बढ़ाने पर दूसरी घट जाए और एक की घटाने पर दूसरा बढ़ जाए, यानी कि एक दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो, तो इसे अपन कहते हैं कोरिलेशनल। ये भी कैसा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो 3 प्रकार से डिवाइडेड हो सकते हैं। हमारे पास में 3 तरीके के स्टेटमेंट्स हैं या 3 तरीके के रिलेशनशिप हैं जो हमें पढ़ने होते हैं इमीडिएट इन्फेरेंस के अंदर, नेमली कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रा पोजीशन। अब सबसे पहले आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास में कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट है ना, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आप लोगों के पास में सब्जेक्ट है और आपके पास में प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से हम अच्छे से वाकिफ हैं क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मल फैलेसी
पढ़ी है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जब आपस में क्या कर देते हैं, हेरा फेरी जिनकी कर देते हैं, तब हम लोग उन रिलेशनशिप्स को कहते हैं कन्वर्जन। इन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इधर उधर हम लोग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिएगा कि आपको मैं बोलूं कि नो फ्लावर्स आर गुड, तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, इसका कन्वर्जन होगा दैट नो गुड आर फ्लावर। यानी कि आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में क्या कर दिया, इधर उधर कर दिया। वेयर एज अगर मैं बात करूं आपके ऑब्वर्जन की, तो ऑब्वर्जन क्या करता है, स्टेटमेंट की क्वालिटी को चेंज करता है। क्वालिटी का मतलब ये है मैम कि अगर मैंने कोई पॉजिटिव बात कही तो ये उसको नेगेटिव कह देगा, और अगर मैंने कोई नेगेटिव बात कही तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। इसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटी के अंदर चेंज करना। यानी कि अगर मैंने आप लोगों को बोला ऑल, तो ये क्या कर देगा, उसका नो कर देगा। अगर मैंने आप सभी लोगों को बोला सम, तो ये क्या कर देगा, ये सम नॉट कर देगा। सिमिलरली नो बोला तो ऑल कर देगा, और सम बोला तो सम नॉट बोला तो सम। सबसे पहले तो ये क्या करता है, क्वालिटी में चेंज करता है, और साथ ही साथ जो आप लोगों का प्रेडिकेट होता है, उस प्रेडिकेट को ये क्या कर देता है, नेगेट कर देता है। प्रेडिकेट को भी क्या कर देता है, उसके नगेशन से रिप्लेस कर देता है। वेयरएज जो आप लोगों का कॉन्ट्रापोजिशन है, ये कॉन्ट्रापोजिशन क्या करता है, कॉन्ट्रापोजिशन सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बार से और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के बार से रिप्लेस कर देता है। ऑल मैन आर मॉर्टल यहां पर आप लोगों के लिए लिखा है, इसका कन्वर्स देखो, हिंदी में इसको उल्टा ही लिखा हुआ है। उल्टा क्योंकि इसमें उल्टा ही हो रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जा रहा है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जा रहा है। देखो कैसे, आप लोगों ने बोला कि ऑल मैन आर मॉर्टल्स, तो आप क्या लिखोगे, ऑल मॉर्टल्स आर मैन। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन याद रखना है, जो ऑल होता है उसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे उसका, हम उसका सम बना देंगे। तो आप इसको लिख सकते हो सम मॉर्टल्स आर मैन। कन्वर्जन होता है बट बाय लिमिटेशन ये होता है। अब लिखा है नो स्टोन्स आर फ्लावर्स, तो देखो मैं क्या लिखूंगी, नो फ्लावर्स आर स्टोन्स। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो गए। सम पॉलिटिशियंस आर लायर, तो यहां क्या लिखूंगी, सम लायर्स आर पॉलिटिशियन। ये लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा है, तो ये सब लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स, इसका कोई कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ऑब्वर्जन के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले तो क्वालिटी को चेंज करते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव कर देंगे, और उसके बाद में हम लोग प्रेडिकेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ऑल मैन आर मॉर्टल लिखा है, तो इसका क्या देखो, प्रेडिकेट देखो, प्रेडिकेट है मैम मॉर्टल, और मॉर्टल का उल्टा क्या होता है, इमॉर्टल, प्लस ऑल है पॉजिटिव केस है, तो इसको बनाओ नेगेटिव। सबसे पहले इसको बना दिया नेगेटिव, देखो ऑल का कर दिया नो, ऑल का नो कर दोगे, नो का ऑल कर दोगे, क्वालिटी चेंज करनी है, कर दिया क्वालिटी चेंज। उसके बाद में प्रेडिकेट को उसके उल्टे से रिप्लेस कर दो, तो नो मैन आर नॉन मॉर्टल या फिर इमॉर्टल। देखो लिखा हुआ है नो स्टोन्स आर फ्लावर्स, आप लोगों को लिख कर दिया है। सबसे पहले तो इस नो का क्या करोगे, ऑल करोगे, देखो ऑल कर दिया। फिर फ्लावर्स लिखा है तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेडिकेट का उल्टा करना होता है, तो प्रेडिकेट का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में, नॉन फ्लावर्स। देन आता है आप लोगों के लिए सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स, तो सम के लिए सम नॉट करोगे, सम का उल्टा सम नॉट कर दिया, प्लस लायर्स का भी उल्टा करोगे तो नॉन लायर्स हो जाएगा, तो ये नॉन लायर्स हो गया। देन आप लोग देखो सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स, सम नॉट है ना, इसका उल्टा करो तो सम आएगा पहले तो, और एनिमल्स सॉरी मैमल्स लिखा है तो मैमल्स का उल्टा हो जाएगा नॉन मैमल्स। और सबसे मजेदार वाली बात यहां पर क्या है कि ऑब्वर्जन के अंदर सारे ही इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि सारे ही वैलिड होते हैं। कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन में मैंने क्या कहा, जैसा कॉन्ट्रा पॉजिटिव बात करता था बिल्कुल वैसे बात करेगा, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को उनके उल्टे के साथ में इंटरचेंज कर दो, दोनों काम करना है इसके अंदर। जैसे कि यहां पर आप लोग देखिए, मैंने बोला ऑल मैन आर मॉर्टल्स,
ठीक है ना। ऑल मैन और मॉर्टल्स को मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले तो मैंने किया मैन और मॉर्टल को पहचाना, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का उल्टा नॉन मैन हो जाएगा, मॉर्टल का उल्टा नॉन मॉर्टल हो जाएगा, यानी ऑल नॉन मॉर्टल्स आर नॉन मैन। आगे देखें, नो स्टोन्स आर फ्लावर्स, तो स्टोन्स का हो जाएगा नॉन स्टोन्स और फ्लावर्स का हो जाएगा नॉन फ्लावर्स, यानी कि आप लिख सकते हो सम नॉन फ्लावर्स आर नॉट नॉन स्टोन्स। यानी कि यहां पर भी मैम आपने नो को क्या कर दिया है, सम नॉट से कन्वर्ट किया है। ऐसा क्यों, वही वाला लॉजिक जो हमने कन्वर्स में लगाया था, सेम लॉजिक कि ऑल को सम से कर रहे थे, या नो को सम नॉट से करना पड़ेगा। यूनिवर्सल से पर्टिकुलर जा सकते हो, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल नहीं जा सकते हैं, तो ये वाला चीज है। यहां पर कॉन्ट्रापोजिशन होता है पर लिमिटेशन के साथ, ई के लिए, ठीक है। बाकी देखो, सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स, आप इसका कोई भी कॉन्ट्रापोजिशन नहीं कर सकते। जो कॉन्ट्रापोजिशन है वो आई के लिए इक्विवेलेंट नहीं होता, आई के लिए वैलिड नहीं होता, जैसे कि कन्वर्स आपके ओ के लिए वैलिड नहीं होता, सिमिलरली कॉन्ट्रापोजिशन जो है वो आई के लिए आप लोगों का वैलिड नहीं होता। सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स लिखा है, तो नॉट मैमल्स का उल्टा करोगे तो आप लोगों के लिए आ जाएगा मैमल्स, और एनिमल्स का उल्टा करोगे तो आ जाएगा नॉन एनिमल्स। तो सम नॉन मैमल्स आर नॉट नॉन एनिमल्स, ये भी आप लोगों के लिए वैलिड हो जाएगा।